मैंने 2006 में शिवरात्रि के दिन ये प्रतिज्ञा ले ली कि आगामी 12 वर्षों में मैं विश्व के वैज्ञानिकों के सामने वेद को ईश्वरी सिद्ध कर दूंगा या शरीर त्याग दूंगा। तो ये वेद ईश्वरी है, ये क्या दयानंद जी के जो शब्द थे उनको आपने शब्दशः ले लिया? एक विद्वान से मैंने पूछा कि आपको विश्वास है वेद ईश्वरी है? क्या हाँ वो है ही। ईमानदारी से बताइए, अपन अकेले बैठे हैं, मंच पर नहीं है, वेद ईश्वरी है, इस पर विश्वास करते हैं। नैष्ठिक जी या दयानंद जी ने कह दिया तो करे है ही, बाकी मन से तो नहीं होता। फिर मैंने उसी समय ये प्रण ले लिया कि ये बात भी मैं सिद्ध करूंगा कि वेद ईश्वरी है। ये साइंटिफिक सिद्ध नहीं हुआ है तो मुझे शरीर त्यागना पड़ेगा। आपको और भी व्याकरण का ज्ञान चाहिए, वो कहाँ से अर्जित किया? जब मैं 20 वर्ष का था तो मैं 3.25 घंटे ध्यान लगाता था। हर मंत्र का मैंने वैज्ञानिक भाष्य किया। ऐत्रेय ब्राह्मण के भाष्य से मुझे लगा कि ये जो ऋषि लिख रहे हैं ये बिल्कुल ही ऐसा लिख रहे हैं जैसे ये सूर्य के अंदर ही बैठे और ये वेद की व्याख्या कर रहे हैं। इसका अर्थ वेद ईश्वरी है और इसमें संपूर्ण विज्ञान भी है। हमें आपकी एक वैदिक रश्मि थ्योरी पता चलती है। वैदिक रश्मि थ्योरी सृष्टि की व्याख्या करने वाली एकमात्र थ्योरी है, मैं समझता हूँ इस समय। तो स्पंदन से सृष्टि बनी है, संपूर्ण सृष्टि वेद मंत्रों से बनी है, ये वैदिक रश्मि सिद्धांत। फिर जो हम गैलेक्सीज को दूर जाता देखते हैं तो उसको आप फिर इस थ्योरी में कैसे देखते हैं? फोटोन कभी बना है इस पर साइंस कभी विचार ही नहीं करता। इलेक्ट्रॉन कभी बना है ये विचार भी नहीं करता। तो ये विस्फोट से सृष्टि का प्रारंभ मानना गलत है, लेकिन विस्फोट से सौरमंडल आदि बनना सही है। इसमें वैदिक रश्मि थ्योरी में स्पेस क्या है? जनरल रिलेटिविटी कहती है कि लाइट वहाँ थोड़ी झुक जाती है कर्वेचर के कारण, लेकिन उनसे पूछें कि कर्व जो होता है वो क्या होता है? उसका पाथ कर्व हो गया, रोड कर्व हो रहा है, रोड की मटेरियल से बना इसलिए कर्व हो रहा है, मटेरियल से नहीं होता तो कर्व कैसे होता? ब्राह्मण ग्रंथों का कहना है सर्वा गति याजुषी हैव शाश्वत, सभी प्रकार की गतियां यजु छंद रश्मियों में ही होती हैं। तो स्पेस याजुषी रश्मियों का एक जाल है कि जो अदृश्य पदार्थों की बात होती है जिसको हम डार्क मैटर कहते हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? करोड़ों करोड़ों स्पंदन होते हैं तब कोई पार्टिकल बनता है। कोई भी टेक्नोलॉजी या तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से अनुभव कराएगी या फोटोन के माध्यम से अनुभव कराएगी। तब इलेक्ट्रॉन और फोटोन को किसके माध्यम से अनुभव करेगी? साथियों, आप सभी का स्ट्राइकिंग थॉट शो के इस नए एपिसोड में स्वागत है। साथियों, भी हाल में ही कई बड़े मंचों से ये बात कही गई कि वेदों में विज्ञान नहीं है, वेद तो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। वहीं पर कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर वेदों में सब कुछ दिया गया है तो जब साइंस डिस्कवर कर लेता है तब वेदों में क्यों मिलता है, तब वेदों में क्यों ढूंढा जाता है। और वहीं ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि वेदों में केवल और केवल नेचर वर्शिप है या फिर जादू टोना है। और ऐसे में आज के यूथ के मन में वेदों को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। इसलिए आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी। आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं भी सुना तो उनकी वैदिक रश्मि थ्योरी के बारे में सुना होगा। ये जो वैदिक रश्मि थ्योरी है ये उन्होंने वेदों से ही प्रतिपादित की है, ऐसा वो बताते हैं। यानी उन्होंने वेदों में से ही ब्रह्मांड कैसे जन्म लेता है, ब्रह्मांड क्वांटम लेवल तक किस तरह से कार्य करता है, ये सब उन्होंने वैदिक ग्रंथों से ही, चाहे संहिताएं हों चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हों, उन्हीं के भाष्य से अपने वेद विज्ञान आलोक पुस्तक में बताया है। आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी वैदिक एंड मॉडर्न फिजिक्स रिसर्च सेंटर के हेड भी हैं और बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के वो ये बताते हैं कि उन्होंने ध्यान और स्वाध्याय के माध्यम से ये सब ज्ञान पाया है। तो साथियों, इस एपिसोड में हम वेदों के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड के सृजन के बारे में, यूनिवर्स के बहुत ढेर सारे लॉज के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी के बारे में, डार्क मैटर के बारे में, डार्क एनर्जी के बारे में, स्पेस के बारे में, वैदिक रश्मि थ्योरी के बारे में बहुत ढेर सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपको यह संवाद पसंद आएगा। साथियों, आज का एपिसोड आपके लिए लेकर आया है कॉइन स्विच। अगर आप इतिहास को देखेंगे तो जब से इंसान पैदा हुआ है तब से वो अपने ज्ञान का विस्तार कर रहा है। एक समय था जब हम पत्तों पर लिखते थे और आज हम पैसों को डिजिटली ट्रांसफर कर सकते हैं। और इस बदलते दौर में अगला बड़ा कदम दिख रहा है क्रिप्टो करेंसी। और अभी हाल में ही मैंने देखा कॉइन स्विच को, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। और अब आप यहाँ पर क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलती है सबसे लोएस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज। यानी कि अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप 25,000 तक का ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में नए हैं तो आपको पहले 15 दिन के लिए 100% फी रिबेट मिलती है, यानी कि आप अपनी फी भी सेव कर पाएंगे। साथियों, कॉइन स्विच FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है। और इसके साथ साथ 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने कॉइन स्विच पर भरोसा दिखाया है। और इसके साथ साथ इसमें एक और बेहतरीन फीचर है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आप अपना बस पैसा लगाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के जो टॉप ट्रेडर्स हैं वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे आपको एश्योर्ड प्रॉफिट्स मिले। तो इससे आप पर ट्रेडिंग का प्रेशर नहीं
नहीं आता और आप अपने काम पर फोकस करते हुए भी पैसे कमा सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों इसमें 2 अमेजिंग बात और है। पहली तो ये कि अभी CoinSwitch आपको 1% का कैशबैक भी दे रहा है और पहले 30 दिन के लिए कोई भी फीस नहीं ले रहा है। और दूसरी बात ये है कि CoinSwitch पर सभी यूजर्स के रिडेम्पशंस को कवर करने के लिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट प्रूफ ऑफ रिजर्व्स को भी मेंटेन किया जा रहा है। आप 31 मार्च 2024 तक के लेटेस्ट फिगर्स को देख सकते हैं। ये दिखाता है प्लेटफॉर्म की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को, साथ में ये भी प्रूव करता है कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक ट्रस्टेड और सेफ ऑप्शन है। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को और भी अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो आप CoinSwitch को जरूर डाउनलोड करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में CoinSwitch की लिंक दे दी है, बिकॉज नाउ इज द टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ योर फ्यूचर। साथियों अब आइए पॉडकास्ट को प्रारंभ करते हैं। आचार्य जी, आपका हमारे स्ट्राइकिंग थॉट शो पर स्वागत है और आपने समय निकाला इस शो के लिए, यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। इसके लिए मैं आभारी हूँ, मेरी पूरी टीम आभारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करूँगा कि आप कुशल मंगल होंगे। आप कैसे हैं? सब कुशल है, ईश्वर की दया है। अच्छा, चर्चा तो बहुत ही अच्छी आज होने वाली है क्योंकि मेरे भी जो विषय हैं वो मेरे भी रुचि के हैं और इन्हीं विषयों पर मैं लगातार वीडियोस बनाते भी आ रहा हूँ। चर्चा इससे पहले प्रारंभ हो, मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ कि आपकी यात्रा कहाँ और कैसे प्रारंभ हुई और भौतिकी में आपको रुचि कब आई और उसके लिए आपने कैसे, क्योंकि मैं आपके व्याख्यानों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आपकी जिज्ञासा इतनी है कि आप डिपार्टमेंट हेड्स को भी ईमेल कर देते हैं। तो ये जिज्ञासा कैसे आपके अंदर फूटी? मेरे बचपन से फिजिक्स और गणित 2 मेरे रुचि के विषय थे। इनमें इतनी रुचि थी कि अगर वो पढ़ रहा तो भोजन भी छोड़ सकता था और सिलेबस से बाहर में बहुत सोचता था। जैसे एटम के भीतर क्या है, न्यूक्लियस के भीतर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, क्यों घूमते हैं, कब से घूमना प्रारंभ किया, चार्ज क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में अंतर क्या है, इनमें अट्रैक्शन रिपल्सन की प्रक्रिया कैसे होती है। वैसे ही आकाश में तारों को देख करके अपने पिताजी से ही पूछता। पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे। वो तारा कितनी दूर है, कितना बड़ा है, कैसे चमकता है, प्रकाश कहाँ से आता है उसमें। तो मेरा ये स्वभाव था। बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के मैं सोचता था, मेरे लेक्चर तो इनका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो उन्हीं दिनों 80 की बात है, मुझे रुड़की विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट में रीडर थे उस समय डॉक्टर CM सिंघल। उनका कहीं पेपर में नाम पढ़ लिया। गांव में एक अखबार आता था, सप्ताह बाद आता था डाक से। तो किसी का आता था, हम वो डाक के सामने रहते थे, डाक घर के, वो पढ़ लेते थे। उनको लेटर लिख दिया। वे प्रश्न जो थे वो आज भी अनुत्तर रहते हैं साइंस में। जैसे हम बचपन में भी पढ़ते थे, वस्तुओं के घर्षण से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन चले गए वो पॉजिटिव रहेगी, जिसमें आ गए वो नेगेटिव हो गई। मन में प्रश्न हुआ कि जिसमें इलेक्ट्रॉन चले गए वो पॉजिटिव हो गई, तो जिसमें जो पॉजिटिव रह गया प्रोटॉन, उसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों है, और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज क्यों है, और चार्ज होता क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस क्या है, मूल डिफरेंस क्या है। एक प्रश्न आया। उस समय आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा गया था, उसके बाद लगभग उन्हीं समय में तो रॉकेट से गति देते हैं, उसको कक्षा में स्थापित करते हैं। मन में प्रश्न है, पृथ्वी भी घूमना प्रारंभ किया होगा, चंद्रमा ने भी, सारे ग्रहों ने, उपग्रहों ने, तारों ने, उनको गति कैसे मिली होगी। ये प्रश्न, ऐसे 2-3 प्रश्न रुड़की यूनिवर्सिटी उनको CM सिंघल जी को लिख दिए। वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे बहुत बधाई भी दी, धन्यवाद भी दिया और भविष्य में महान वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा कि ये तो विस्फोट के समय इनको गतियां मिल गई। जब विस्फोट होकर के ग्रह बने, उपग्रह बने, तो उस समय उनको गतियां मिल गई। और चार्ज क्या होता है इसको कोई नहीं जानता है। किसने उत्पन्न किया होगा इस समय यही कह सकते हैं, इसे भगवान ने उत्पन्न किया होगा। ये बड़ी मूलभूत मात्रा है, इसको साइंस नहीं जानता है। तो मैंने वापस लिखा कि ठीक है, ग्रह उपग्रहों तारों को विस्फोट से गति मिली, इलेक्ट्रॉन्स को गति कैसे मिली, वो कौन सा विस्फोट हुआ था कि वो नाव न्यूक्लियस के चारों घूमना शुरू कर दिया। जब मैं 11वीं कक्षा का छात्र था, वह तब पर रह गए। और उस तो उन्होंने मुझे यही कहा कि इनका उत्तर अभी साइंस के पास नहीं है। तो जब से मैं सोचता था इनका उत्तर कभी मैं ही खोजूंगा। तो ऐसे BSc प्रथम वर्ष में हाथरस में 4 महीने ही पढ़ा था।
पारिवारिक कारणों से, समस्याओं से मैं छोड़ करके वेटनरी में चला गया। वहाँ से छोड़ दिया, फिर अपने आप ही फिजिक्स की पुस्तकें पढ़ता रहा। इधर शास्त्रों को देखा मैंने, तो उसमें वो भी मैंने प्रारंभ से अभ्यास कर 11वीं कक्षा से वो भी पढ़ना शुरू कर दिया था। तो आज जो प्रश्नों के उत्तर उस समय रुड़की यूनिवर्सिटी नहीं दे पाई थी, लंबा पत्रवार रहा उसके बाद, आज उनके प्रश्न मेरे वेद विज्ञान आलोक में है। और ये उसी के आधार पर हमारे प्रिय विशाल जी ने पुस्तक लिखी है, इसमें उनके उत्तर हैं बहुत सारों के। तो ये मेरा स्वाभाविक जन्म से रुचि है। जन्म से का मतलब जब से मैं समझदार हुआ। भौतिकी में मेरी विशेष रुचि, मैथ में कभी कभी मैं अपनी इक्वेशन बना लेता था स्वयं ही। लेकिन अब मैं वैदिक फिजिक्स भी पढ़ना छोड़ दिया, बहुत पढ़ा। लेकिन अब मुझे लगता है कि अपन को वैदिक फिजिक्स ही पढ़नी चाहिए, शास्त्रों में पढ़ना चाहिए। फिजिक्स वाले में उनसे चर्चा भी हुई, भाभा एटॉमिक सेंटर में वर्षों गया। वहाँ आभास मित्रा जी थे, एक फेमस साइंटिस्ट हुए उस समय, 2004 में फेमस हुए थे। एक प्रोफेसर JC व्यास थे, एक डॉक्टर सप्तकुमार थे, TIFR में गया। प्रोफेसर AR राव थे, प्रोफेसर नाभा के मंडल थे जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडिया के स्पोक पर्सन थे। घंटों डिस्कशन होता था। एक PRL के साइंटिस्ट थे, भारत चंद्रयान के मेन साइंटिस्ट थे, भारतीय चंद्रयान फर्स्ट एंड सेकंड में, पर नरेंद्र भंडारी, उनसे हमारी बहुत लंबी लंबी चर्चा हुई कई बार। लेकिन मुझे लगा कि साइंस, विशेषकर फिजिक्स जो मेरा क्षेत्र रहा, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान उनके पास नहीं है। तो मैं उनको कहता भी था, मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और इनका समाधान मैं आपको दूंगा, और हम और आपके मिल करके फिजिक्स को बहुत आगे बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। इससे वेदों की प्रतिष्ठा होगी, भारत की प्रतिष्ठा होगी और आपका समय बचेगा। तो ये मेरी स्वाभाविक रुचि है। इसमें आचार्य जी आपने बताया कि भौतिकी में तो आपको रुचि आई, और इस तरह के जो प्रश्न उठते हैं एक बच्चे के दिमाग में या एक युवा के दिमाग में, उसकी वजह से आपको बहुत ढेर सारे प्रश्नों ने उलझा दिया और आप कई प्रोफेसर्स से मिले, बात किए, वैज्ञानिकों से बात किए। तो भौतिकी का तो मुझे समझ में आता है, शास्त्रों से कैसे आपको परिचय हुआ? शास्त्रों की तरफ आप कब बढ़े? मैं चौथी पीढ़ी का आर्य समाजी हूँ। अच्छा। मेरे परदादा जी देवी सिंह जी थे। ऋषि दयानंद के समय हमारे गांव में संभवतः आर्य समाज की स्थापना हो गई थी, और उस समय से वो आर्य समाजी, दृढ़ आर्य समाजी थे। फिर और भी परिवार में लोग क्रांतिकारी भी रहे, मतलब स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और आर्य समाज के प्रचारक भी रहे, तो वो संस्कार तो मिले। 11वीं में ही मैंने पहली बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि आर्य समाजी होने का अर्थ क्या है। पहले तो यही जानते थे कि मूर्ति पूजा हमारे यहाँ नहीं करते, भूत प्रेत नहीं मानते, ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, हवन कर लिया त्योहारों पर, आर्य समाज का उत्सव कर लिया, इससे ज़्यादा पता नहीं था। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, पहले तो पढ़ा नहीं था क्योंकि मैं पढ़ने में रहता था, अपनी फिजिक्स आदि वही पढ़ने में रहता था। उसे पढ़ के लगा कि आर्य समाजी तो ऐसा होता है, तभी आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली। अच्छा। कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रह के वैज्ञानिक भी बनूंगा और आर्य समाज का प्रचार भी, दोनों काम करूंगा। लेकिन मन में एक बात उठती थी कि वेदों में सब विद्या है, ये बात कितनी सही है। भाष्य पढ़ते हैं तो संतोष नहीं होता था। सत्यार्थ प्रकाश से दार्शनिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं उनकी गुत्थी तो सुलझ गई, उससे अच्छा विकल्प कोई दुनिया में नहीं है, ऐसा अनुभव हो गया। धार्मिक समस्याएं, लेकिन जो विज्ञान की प्यास थी वो उससे पूरी तरह तृप्त नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वेद ईश्वरी है तो उसमें ये सब होगा जो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ईश्वर ने संसार को बनाया, ईश्वर ने ही वेद दिया, तो वेद में वो सब होना चाहिए सृष्टि में है। वो मुझे कई ग्रंथों से मिल नहीं पा रही थी। ऋषि दयानंद के भाष्य तो उस समय पढ़ने लायक बुद्धि भी नहीं थी, यजुर्वेद फिर भी बड़ा था, तो कहीं के कुछ संकेत मिलते थे। आज भी मैं कहता हूँ जो वेद भाष्य उनको पढ़ करके संकेत ही मिलेंगे। ऋषि दयानंद का भाष्य सांकेतिक है, संक्षेप किया, उनके पास समय भी नहीं था। उस समय एक पुस्तक मेरे सामने आई, ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी, जो पूर्व जनों के श्रृंगी ऋषि थे ऐसा माना जाता है। वो
उनके प्रवचनों से प्रकट होता है। चाचा जी वो पुस्तकें लाए थे, उन्होंने उनके प्रवचन भी सुने थे। 26 पुस्तकें मैंने पढ़ डाली। बीमार था मैं, मुझे टीबी हो गई थी, तो लेटे लेटे बहुत सारा साहित्य पढ़ लिया। मुझे लगा कि इससे कुछ ये बहुत आगे की बात कर रहा है, ये लग रहा है कि सृष्टि विद्या के एक रहस्य, ये इनके जो विचार हैं इनसे कुछ मिल सकता है। लेकिन पढ़ करके वे वापस बीएससी में चले गए, छूट गया। अब मैंने विद्वानों के भाषण सुने। एक विद्वान से मैंने पूछा कि आपको विश्वास है वेद ईश्वरी है? मंच पर नहीं पूछा, कमरे में आकर जहाँ विश्राम करते हैं। क्या हाँ वो है ही ना, ईमानदारी से बताइए, अपन अकेले बैठे हैं, मंच पर नहीं है, वेद ईश्वरी है, इस पर विश्वास करते हैं? नैष्ठिक जी या दयानंद जी ने कह दिया तो करें, है ही, बाकी मन से तो नहीं होता। जो उनके हृदय में था वो कह दिया। ऐसी बातें सुनी। एक विद्वान को ये कहते सुना, वेदों में मूर्खता भरी हुई है, कोई अग्नि की स्तुति कर रहा है, वायु की कर रहा है, ऋषि मुनि मूर्ख थे, ऐसी बातें भी कहते सुना। जब मैं इस फील्ड में आया, गुरुकुल में गया, तो बड़ा धक्का लगा। फिर मैंने उसी समय ये प्रण ले लिया कि ये बात भी मैं सिद्ध करूंगा कि वेद ईश्वरी है, और मैं शास्त्रों को स्वयं पढ़ूंगा। व्याकरण आधा पढ़ा मथुरा में। उसके बाद अवसर नहीं मिला। फिर मैं पहली बार 1999 में अंतर्राष्ट्रीय वेद गोष्ठी अजमेर ऋषि मेला में गया। सबसे पहला मैंने पत्र वाचन किया, वेदों में विद्युत विद्या। वो 30 पृष्ठ का मेरा पेपर था। वो पेपर राजस्थान पत्रिका में 9 दिन लगातार छपा, बहुत बड़ा आर्टिकल था। इंग्लिश छोड़ के हिंदी नहीं छापा। उससे बहुत लोग प्रभावित हुए। उसके बाद मैंने 2006 में शिवरात्रि के दिन ये प्रतिज्ञा ले ली कि आगामी 12 वर्षों में मैं विश्व के वैज्ञानिकों के सामने वेद को ईश्वरी सिद्ध कर दूंगा या शरीर त्याग दूंगा। ईश्वरी सिद्ध कर दूंगा और सर्वविज्ञान में सिद्ध कर दूंगा। इसमें मेरी कोई मदद करने वाला नहीं था। मैंने बहुत विद्वानों से दूरभाष से चर्चा भी की, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं, मन से नहीं, वैसे भाषण देना अलग बात होती है। फिर मैंने ऋषि दयानंद के पाठ्यक्रम जो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में दिया, उसको अपने आप ही पढ़ना शुरू किया। उसको वैशेषिक दर्शन पर पहुंचा पढ़ते पढ़ते। तो मैं किसी भी भाषा से संतुष्ट नहीं हुआ वैशेषिक के। मैंने स्वयं भाष्य करना शुरू किया। करीब 15-16 सूत्र का भाष्य किया। तो एक हमारे ट्रस्टी थे प्रोफेसर नरेंद्र वसंत जी मदन सुरे, इंजीनियर के प्रोफेसर थे। उन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगा कि इससे ईश्वरी सिद्ध नहीं होगा वेद। महर्षि कणाद का विज्ञान तो आ जाएगा दुनिया के सामने, जो अभी तक नहीं आया है, थोड़ी थोड़ी चर्चा ही करते हों, पर ईश्वरी सिद्ध करने के लिए मुझे आगे बढ़ना पड़ा। निरुक्त पढ़ा, अंडरलाइन करता गया। फिर ऐतरेय ब्राह्मण में आया, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों को ऋषि दयानंद ने वेदों का व्याख्यान कहा है। व्याख्यान पढ़ के ही मूल ग्रंथ समझ में आएगा। व्याख्यान पढ़े हुए ना मूल ग्रंथ समझ में आ जाए, ये तो प्रतिभा उस समय थी जब सृष्टि की पहली पीढ़ी थी या कुछ पहली पीढ़ियां थी। फिर तो बाद में व्याख्यान होने ही लगे। उसका कोई भाष्य दुनिया में ऐसा नहीं है जो वास्तव में वेद की व्याख्या करता हो ढंग से। पशु बलि, नर बलि वगैरह ऐसी बातें हैं। मैंने उसका स्वयं भाष्य करना प्रारंभ किया। आचार्य सायण का भाष्य मंगाया, डॉक्टर सुधाकर मालवीय का हिंदी अनुवाद साथ में था। मैं घबरा गया कि अगर ये ईश्वर, ये साइंटिफिक सिद्ध नहीं हुआ है तेरे ब्राह्मण, तो मुझे शरीर त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं सिद्ध हुआ तो वेद भी नहीं हो सकता। ईश्वर की ऐसी कृपा, अपना मनन चिंतन उपासना ध्यान सारे रहस्य खुलते गए। और आज मेरा विश्वास है कि उसका जो व्याख्यान ग्रंथ है वेद विज्ञानालोक, काफ़ी बड़ा ग्रंथ है, 11 किलो वजन है उसका, 4 वॉल्यूम में है। कॉस्मोलॉजी, पार्टिकल फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी, प्लाज्मा फिजिक्स, इनमें वो एस्ट्रोफिजिक्स दुनिया के वैज्ञानिकों को नई दिशा दे सकता है। हम उनसे बहुत आगे जा सकते हैं। साइंस की रुचि थी और साइंस वेद में भी है, तो वेद में भी स्वाभाविक रुचि होगी। अगर मैं इसका भाष्य नहीं कर पाता तो मैं वेद का निंदक वैसे ही बन जाता जैसे डॉक्टर अम्बेडकर मनुस्मृति को न समझे और मनुस्मृति को जलाया था। ईश्वर ने मेरी सहायता की। कोई मुझसे पूछता आपका गुरु कौन है, तो ईश्वरी गुरु है।
अब निरुक्त का भी भाष्य कर दिया, दूसरा ग्रंथ है निरुक्त वेदों को समझने के लिए, उसका भी भाष्य कोई भी ऐसा नहीं है जिससे वेद की गरिमा बढ़े। बचना तो दूर है, बढ़ना भी। 25 भाष्य सुने जाते हैं, इसके 8 तो मेरे पास ही हैं। मैंने उसका भी स्वयं भाष्य करना शुरू किया, आज वो भी पूरा है, आज उसका विमोचन है। तो ऐसे मेरी, क्योंकि साइंटिफिक सोचती तो वेद भी साइंस है, वेद में साइंस नहीं है, वेद साइंस ही वेद है, मतलब वेद ही साइंस है, वेद का अर्थ ही साइंस है, चाहे वो आध्यात्मिक साइंस हो चाहे पदार्थ विज्ञान, दोनों है उसमें। इसलिए मेरे इसमें शास्त्रों में भी रुचि थी। इसमें जितना आपने अभी तक बोला है, मेरी 2-3 जिज्ञासा हुई हैं। एक तो ये जो आपके अंदर तीव्र वेदना उठी कि वेद ईश्वरीय हैं, ये मुझे सिद्ध करना है, तो इसके पीछे की क्या प्रेरणा थी? क्योंकि अभी तो आपने वेद को सिद्ध किया नहीं है, तो एक जो आपने सोचा कि वेद ईश्वरीय है, मुझे सिद्ध करना है, तो ये वेद ईश्वरीय है, ये क्या दयानंद जी के जो शब्द थे उनको आपने शब्दशः ले लिया, या फिर आपको और भी प्रमाण, मतलब फील आ गई थी, अनुभव हो गया था कि ऐसा है, बस सिद्ध करना है, तो ये कैसे हुआ? पहली बात तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, 7वां समोल्लास में वेद के बारे में है, और वेद ईश्वर ने ज्ञान दिया, ये भी पढ़ा। बुद्धि से सोचा, ऋषि आनंद के तर्कों को भी समझा, क्योंकि ज्ञान का विकास नहीं हो सकता, विकास तो कोई भी नहीं हो सकता, आज की चर्चा में नहीं करूंगा, परंतु ज्ञान और भाषा की उत्पत्ति जो बताई जाती है रैंडमली, धीरे धीरे या सब कुछ हो गया, वैसा होता तो सभी पशु पक्षियों में भी ज्ञान का विकास हो जाता, वन में रहने वाले लोगों को भी ज्ञान का विकास हो जाता। एक दीपक से पतंगा जल के मर जाता है, जब से पैदा हुआ, जब से आज भी जलता है, उसको इतना भी ज्ञान नहीं हुआ कि पतंगे से दूर रहना सीख ले। गाय जब से जन्मी है धरती पर करोड़ों वर्षों से, आज भी उसका वही व्यवहार है जो करोड़ों वर्ष पहले था, शेर का, चीते का। और मनुष्य इतना हो गया कि उन्हीं से विकसित होकर के और अंतरिक्ष की यात्राएं करने लग गया, इसमें ज्ञान का विकास हो गया। दूसरे पक्षियों में नहीं हुआ, कि कीट पतंगों में नहीं हुआ। तो ज्ञान कहीं से मिला, और ज्ञान चेतन का गुण है। पहली पीढ़ी, जो भी पहली पीढ़ी होगी, उसके माता पिता तो थे नहीं, उनकी कोई सोसाइटी भी नहीं थी। सोसाइटी थी तो उनको मिले पशु पक्षी, जंगली जानवर, गाय भैंस घोड़ी, यही मिले थे उनको। मनुष्य बच्चा सीखता है, उन्होंने अगर वो सीखते, कोई ज्ञान देने वाला नहीं होता। आज तो माता पिता को अगर माता पिता से अलग कर दिया बच्चों को, जन्मते बच्चे को, और जिसके साथ रखा जाए वैसा ही बन जाएगा वो। पशु के साथ रखा जाए 4 पैरों से चलेगा, बोल नहीं सकेगा, सुन नहीं सकेगा, समझ नहीं सकेगा, भोजन अपना नहीं पहचान सकेगा, जैसा वो करेंगे वैसा वो भी करेगा। तो सबसे पहली पीढ़ी को सिखाने वाला कोई और चाहिए जो मनुष्य नहीं है, तो ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं। दूसरी बात, ईश्वर है, इसका प्रारंभ में विश्वास था। मैंने जो प्रश्न किया था रुड़की यूनिवर्सिटी को कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसने उत्पन्न किया, मेरे पूछने का उद्देश्य इनडायरेक्ट ये था कि ये लोग ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते। अगर ये कहेंगे कि अपने आप हो गया तो मैं प्रश्न दूसरा करूंगा। तो उन्होंने कहा कि इस समय यही अच्छा उत्तर है कि भगवान ने उत्पन्न किया होगा, तो आगे प्रश्न करना मैंने रोक दिया। तो मुझे स्वयं विश्वास था कि कोई वस्तु अपने आप नहीं बन सकती, तो जो बनाने वाला है वो चेतन ही होगा, और चेतन में ज्ञान होता है। तो सबसे पहली पीढ़ी को ज्ञान कोई दे सकता है तो पशु पक्षी तो दे नहीं सकते। दूसरे मनुष्य थे वो भी एक जैसे ही थे, और इनके अतिरिक्त चेतन केवल परमात्मा है जो सृष्टि को जानता है, और जो सृष्टि को बनाता है वही सबसे ज़्यादा जानता है। ये जिसने बनाया वो इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। मोबाइल जिसने बनाया वो सबसे ज़्यादा जानता है। कितना ही मिस्त्री के पास चले जाओ, लेकिन जिसने बनाया वो सबसे ज़्यादा जानता है। तो जिसने सृष्टि को बनाया वो सबसे ज़्यादा जानता है। तब ज्ञान मनुष्य को वही देगा जिसने संसार को बनाया है। इसलिए विश्वास था कि कोई तो ज्ञान होना चाहिए जो उसने दिया है, वहां से उत्पत्ति हुई ज्ञान की। अब दूसरे ग्रंथ तो है नहीं, दूसरे ग्रंथों में मैंने पढ़े, पुराण भी पढ़ा, बाइबल भी पढ़ा, पुराण भी पढ़े। वेद के बारे में ऋषि दयानंद ने कहा, और ऋषि दयानंद कहते हैं मैं तो वही मानता हूँ, मेरा कोई मत ही नहीं है, जो महर्षि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत मानते आए वही मानता हूँ।
इसका मतलब मैंने सोचा, इसका मतलब महर्षि ब्रह्मा जी भी कहते थे वेद ईश्वरी है, महादेव शिव भी कहते थे वेद ईश्वरी है, भगवान विष्णु भी कहते थे, मनु जी भी कहते थे सर्व ज्ञानमयी हुई सह। सारे ऋषि मुनि कह रहे हैं तो गलत तो नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने कह दिया इसीलिए मान लूं, फिर भी ये भी मेरी प्रवृत्ति में नहीं था। कोई साइंटिस्ट कह दे कि चार्ज ये होता है, मैं मान लूं, ऐसा भी मेरा स्वभाव नहीं था। मैं स्वयं देखूं, चिंतन करूं, प्रयोग तो नहीं कर सकता, मन एक थॉट एक्सपेरिमेंट तो कर सकता हूं, तो उसमें भी किया। तो फिर मैंने इसमें स्वयं ही ये पढ़ना शुरू किया कि इनका क्या अर्थ हो सकता है। ऐत्रेय ब्राह्मण के बाद से मुझे लगा कि ये जो ऋषि लिख रहे हैं ये बिल्कुल ही ऐसा लिख रहे हैं जैसे ये सूर्य के अंदर ही बैठे, ये रश्मि ये कर रही है, काम ये कर रही है, ये ऐसे हो रहा है, न्यूक्लियर संलयन ऐसे हो रहा है, और ये वेद की व्याख्या कर रहे हैं। इसका अर्थ वेद ईश्वरी है और इसमें संपूर्ण विज्ञान भी है। क्योंकि मेरा ही स्वभाव नहीं था कि जो मैं नहीं जानता वो बोलता भी नहीं। मैं नहीं जानता वेद ईश्वरी है तो मैं आपको कैसे कहूं वेद ईश्वरी है। और ये धर्म भी नहीं है, मिथ्या भाषण हो गया। जब तक मैं नहीं जानता तब तक कैसे कह दूं। तो मैं प्रवचनों में तो कहता आ रहा था, लेकिन अंदर से तो प्रश्न मुझे मेरे अंदर ही उठता था कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है कि नहीं। ऋषि दयानंद के लिए इसीलिए मान लूं, ऋषि दयानंद की बात की पुष्टि भी तो करके देखूं, विचार तो करूं, इसलिए मैं इस दिशा में बढ़ा और ये प्रतिज्ञा ली। और इसमें एक बार आपने ऋषि दयानंद या फिर उनके पहले के जो पूर्वज चले आ रहे हैं जिन्होंने वेद को ईश्वर माना है, आपके मन में भी आया कि मैं पुष्टि करता हूँ, और पुष्टि के लिए आपने कई साधन, कई भाष्य किए। तो उसके लिए आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि भाष्य करने के लिए बहुत ढेर सारा आपको संस्कृत का ज्ञान चाहिए, आपको और भी व्याकरण का ज्ञान चाहिए, वो कहाँ से अर्जित किया? व्याकरण तो आधा पढ़ा था। अच्छा। और वो भी ऐसे पढ़ा, व्याकरण एक ऐसा विषय है कि रोज पढ़ना, निरंतर पढ़ना और पाठ को दोहराना, ये होता है। और मेरी स्थिति ऐसी थी कि मथुरा में मुझे अस्थमा हो गया। अस्थमा के भय से मैं फिर भीनमाल चला गया राजस्थान में, वहाँ सर्विस की थी, वहाँ थोड़ा ठीक हुआ था। तो सर्दी में और वर्षा में भीनमाल रहता और गर्मी में मथुरा आ जाता। आचार्य स्वदेव जी पढ़ के सुना देते, क्या कह रहे, कैसे पढ़ा मैं वहाँ जाके उसकी तैयारी कर लेता। ऐसे तो पढ़ना हुआ। लेकिन जो बड़े बड़े व्याकरण के विद्वान हैं वो वेदों के रहस्य को नहीं खोल पाते, मैं खोलता था। 99 से लगातार मैं वेद गोष्ठी में भाग लेता रहा, लेकिन वेद के रहस्यों को, वैज्ञानिक रहस्यों को केवल मैं ही खोलता रहा। ये मेरी कुछ तो पूर्व जन्म था, कुछ मेरी साधना थी। जब मैं 20 वर्ष का था तो मैं 3.25 घंटे ध्यान लगाता था। मुझे पता भी नहीं लगता था, घड़ी अलार्म घड़ी नहीं होती थी। ठीक 4 बजे से बैठता सुबह, स्नान आदि करके 7:45 बजे अपने आप ध्यान हटता था और मुझे कुछ पता नहीं रहता। थोड़ा बहुत ब्रह्मांड का चिंतन, शरीर का चिंतन, उसके बाद आनंद की अनुभूति। वो ध्यान मेरे काम आया। अब मैं कह सकता हूँ कि वेद निरुक्त के में लगभग 700 वेद मंत्र आए हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है। हर मंत्र का मैंने वैज्ञानिक भाष्य किया है, जिसको आदि दैविक भाष्य कहते हैं वैदिक भाषा में। ऋषि दयानंद जिसको आदि दैविक कहते हैं। और कुछ मंत्र विवादित हैं, जिन्होंने दूसरों की गलत भाष्य की, जो घृणित कह सकता हूँ मैं उनको, अश्लील भी कह सकता हूँ, उनका मैंने 3 प्रकार का भाष्य किया। मुझे भाष्य करते समय, ऐत्रेय ब्राह्मण का भी जो भाष्य किया, भाष्य करते समय जैसे कोई कंडिका है, मतलब कुछ वाक्य, उस पर थोड़ा विचार करते ही मुझे ऐसा लगता है कि समय ये विषय है। और धीरे 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 उसका बहुत सारे ग्रंथों को देखता हूँ, बहुत सारे ग्रंथों को देखते हो, ये ऋषि क्या कहता है, ये ऋषि क्या कहता है, ये ऋषि क्या कहता है, फिर सबका तालमेल, फिर अर्थ करता हूँ। नहीं होता है तो फिर ध्यान भी किया मैंने। कई बार ऐसा करना, कमरा बंद करके मैं मुझे बैठना पड़ा घंटों। तो फिर मेरे सामने एक चित्र ही जैसा आ जाता, जैसे विषय सूर्य का चल रहा है, तो मेरे सामने धुंधला चित्र आता पहले तो, जैसे सूर्य के अंदर सेंटर में क्या हो रहा है, सेंटर और बाहर के पोर्शन के बीच में जो संधि हो उसमें क्या हो रहा है, धुंधला होते होते स्पष्ट फिर मैं लिख देता था।
तो मेरी ये पद्धति रही, और इसमें मैं निश्चित कह सकता हूँ कि मेरा एक तो व्यास जी ने कहा है वेद योग दर्शन के भाष्य में कि सत्य जिसका सिद्ध हो जाता है उसकी कोई कामना असिद्ध नहीं होती, वो चाहता वो होता है। मैं चाहता इसका भाष्य करना है, इसका अर्थ जानना है, तो मेरा स्वभाव रहा है। और ये आज के समय में विश्वास करना कठिन है कि मैं झूठ बोलने की मेरी कभी मन में भी इच्छा नहीं हुई। किसी के दबाव बस बोला किशोरावस्था में, उसके प्रायश्चित में आंसू आता रहा संध्या, अवसर भी छोड़ दी पश्चाताप के लिए, प्रायश्चित के लिए। सत्य अगर है, जिसका सत्य पर जीवन टिका है, मनु जी ने कहा अर्थ और काम में जिसकी आसक्ति नहीं है वही सत्य को जान सकता है, धर्म को जान सकता है। इससे मैं दूर रहा, उपासना भी की, कुछ पूर्व संस्कार भी अच्छे थे जो मैं विज्ञान के विषय में गहराई में चला जाता। इन सब कारणों से मैं ग्रंथों को समझ पाया, और तो केवल बुद्धि के बल पर समझना मुश्किल है, क्योंकि मेरे से व्याकरण के तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। जहाँ मैं वेद के विद्वानों में जाता हूँ, पूछते हैं यहाँ पर व्याकरण कहाँ पढ़ा, निरुक्त कहाँ पढ़ा, मैं कहीं नहीं पढ़ा, विश्वास नहीं करते। साइंटिस्टों में जाता हूँ, पूछते हैं एमएससी कहाँ से की, पीएचडी कहाँ से, मैंने कहीं नहीं की, मैं तो बीएससी में 4 महीने पढ़ा हूँ, वो विश्वास नहीं करते। और जो व्याकरण वाले वैदिक पदों का अर्थ करते हैं, व्याकरण वाले मुझे बताते हैं कि आप बहुत गहराई में चले जाते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी गया, तो इसको प्रभु प्रदत्त ही कह सकता हूँ। तो आचार्य जी, आपकी जीवन यात्रा और जो आपकी रुचि है वो कैसे हुई और किस तरह से आप इस पथ पर आगे बढ़े, जबकि आपके पास रिसोर्सेस उस तरह के नहीं थे, उसके बावजूद आपके अंदर की जो जिज्ञासा थी उस पर आप आज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जानकर मुझे और दर्शकों को बहुत ही थोड़ा सा विषय पर भी आएंगे। विषय भी हम समझना चाहेंगे कि आप इतना जो पढ़े हैं अभी तक, जो चिंतन किए हैं, ध्यान किए हैं, उसके बाद और जो हमारी प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग है हमारे यूनिवर्स की, और यूनिवर्स में बहुत ढेर सारी चीज़ें जो हमें पता चली हैं, तो इसमें हमें आपकी एक वैदिक रश्मि थ्योरी पता चलती है। हाँ, कि आपने एक वैदिक रश्मि थ्योरी दी है अपनी वेद विज्ञान आलोक पुस्तक में। हाँ। तो कुछ उसका बेसिक्स हमें बताइए कि क्या वो थ्योरी क्या कहती है हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में, यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में। उसके बाद और भी जो प्रश्न मेरे बनेंगे मैं आपसे स्वतः पूछूंगा। वैदिक रश्मि थ्योरी सृष्टि की व्याख्या करने वाली एकमात्र थ्योरी है, मैं समझता हूँ इस समय। बाकी जो थ्योरी चल रही हैं वो मूल तक तो नहीं जाती। बीएचयू में मेरा लेक्चर था, राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी, तो पहली बार मैंने वैदिक रश्मि थ्योरी को प्रस्तुत किया था अप्रैल 2018 में। तो जयंत विष्णु नार्लिकर जी का नाम एक प्रसिद्ध नाम है भारत में। वो पहले बोले थे कि, और सत्र में मैंने उनसे पूछा था कि ब्रह्मांड की इनिशियल स्टेट क्या थी, आप बता सकते हैं? उन्होंने बड़ी विनम्रता कहा, स्वामी जी इसको साइंस नहीं जानता। मैंने उनको कहा कि फिर मैं बताऊंगा ब्रह्मांड की इनिशियल स्टेट क्या है, क्या थी। उन्होंने कहा फिर मैं आपको अवश्य सुनूंगा। इनिशियल स्टेट का जब तक पता नहीं होगा तब तक आप किसी भी विषय को पूरा नहीं समझ सकते, और समझ नहीं सकते, समझा भी नहीं सकते। ये मकान कैसे बना, बिल्डर इसको बता सकता है। पहले ये बताएगा कि यहाँ नीचे भूमि कैसी थी, उसमें नींव खोदी, नींव की खुदाई की, पत्थर या ईंटें लाया गया। हवा में मकान नहीं बन सकता। बिग बैंग थ्योरी हो या कोई भी थ्योरी, हवा में मकान बना रहे हैं। उनसे पूछो इनिशियल स्टेट, कि वो तो पता नहीं। इससे पहले मत पूछो कि टाइम नहीं था, इससे पहले मत पूछो, प्रश्न ही मत करना, क्योंकि टाइम ही वहां पैदा हुआ। तो उसके बाद में तो आप कुछ पूछेंगे तो उसके बाद आएंगे। सबसे पहले क्या था, प्रकृति जिसको हम कहते हैं। वैसे इसके 30 नाम है महाभारत। अच्छा, प्रकृति के 30 नाम हैं। संभवतः 21 नाम महर्षि ब्रह्मा जी के हैं और 9 नाम भगवान शिव ने दिए हुए हैं। यह इसका विपरीत हो सकता है, मेरे वेद विज्ञान आलोक में है
21 नाम भगवान शिव के हो सकते हैं द्वारा दिए गए, और 9 नाम ब्रह्मा जी के दिए हो सकते हैं। उनमें एक प्रकृति भी एक नाम है। सांख्य में एक प्रकृति ही नाम है बस, प्रकृति। तो 30 नाम उस मूल पदार्थ के 30 गुणों की व्याख्या करते हैं। और उस प्रकृति के विषय में महर्षि मनु ने कहा आसीत इदम तमोभूतम अप्रज्ञातम लक्षण। उन्होंने भी प्रकृति का वर्णन किया, अर्थात एक ऐसा पदार्थ जिसमें कोई लक्षण नहीं था, न मोशन है, न कोई बल है, न कोई ऊर्जा है, न कोई शब्द है, न कोई रस है, न रूप है, न गंध, कुछ भी, इस पर कुछ भी नहीं। ऐसा भी एक पदार्थ होता है जिसको पदार्थ है ये भी कहना कठिन है, और नहीं है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि नहीं से होता नहीं कुछ। नासदी सूक्त में इसको न सत है न असत है। मैंने नासदी सूक्त का भी भाष्य किया, तीनों प्रकार का। आदि दैविक भी किया, आदि भौतिक भी किया, आध्यात्मिक भी किया। आदि दैविक में तो सृष्टि, आदि भौतिक में मनुष्य कैसे पैदा हुआ, प्रारंभ की पीढ़ी कैसी थी, और आध्यात्मिक और आदि दैविक मिक्स है। तो सबसे पहले वो पदार्थ हो सकता है जिसकी कोई संरचना नहीं हो, जिसके कंटेंट्स अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे एक पुस्तक ये रखी, एक पुस्तक ये रखी, अलग अलग रखी, इनमें कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, ये सभी इटर्नल हो सकती हैं। लेकिन इसको बंडल बांध के रखते हैं, वो बंडल इटर्नल नहीं हो सकता, वो किसी ने बांधा है। ये पुस्तक को एक यूनिट माने तो इटर्नल हो सकती है, इसके कोई कंटेंट नहीं हो, पर इसके कंटेंट हम जानते हैं अलग अलग कागज है, तो इटर्नल नहीं है। कागज मॉलिक्यूल से बने हैं, मॉलिक्यूल एटम से बने हैं, एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं, वो आधुनिक भाषा में कहते हैं स्ट्रिंग से बने हैं। जो किसी से बना है वो इटर्नल नहीं होता। तो वह पदार्थ जो किसी से नहीं बना है, या किसी पदार्थ, कुछ पदार्थों का समूह है लेकिन उस समूह में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई संयोग नहीं है उनके बीच में, कोई इंफॉर्मेशन नहीं उनके बीच में, वो इटर्नल हो सकता है। अब ये पदार्थ में गति नहीं है, तो सबसे पहले सृष्टि बनने के लिए सबसे पहले क्या होगा? कोई भी काम करें आप, सबसे पहले आप नींद सो रहे, सो के कोई काम करेंगे, जगने के पहले जब जगेंगे तो सबसे पहले शरीर में हलचल ही तो होगी ना। बिना हलचल से, बिना मोशन से कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। क्रिया मोशन का ही नाम है एक प्रकार से। मोशन के विभिन्न रूप ही क्रियाएं हैं अलग अलग प्रकार की। अब मोशन इधर साउंड में सुने तो साउंड वेव जिसको कहते हैं, आज एकास्टिक पुस्तक है, अमेरिकन साइंटिस्ट, मुझे नाम तो याद नहीं रहा, उसमें ये साउंड की परिभाषा करते हैं कि पार्टिकल, साउंड की कोई परिभाषा है ही नहीं आज साइंस में, फिजिक्स में कोई परिभाषा साउंड की स्पष्ट नहीं है। टाइम और साउंड दोनों की स्पष्ट परिभाषा नहीं है। मैं टाइम की बात नहीं करूंगा अभी, साउंड की बात करूंगा तो पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल बीच में इंटरेक्शन, एक प्रेशर क्रिएट हो जाना, ये कोई परिभाषा थोड़ी है। ये तो साउंड के तुम बता रहे हो कि साउंड से क्या क्या होता है, उसके लक्षण बता रहे हो, वो क्या करते हैं साउंड, ये बता रहे हैं, पर साउंड क्या है कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन ये बात सही है, जिसको साइंस साउंड कहता है उसको वाणी का चौथा रूप बोलते हैं, वैखरी वाणी। अच्छा, वैखरी वाणी। तो वैखरी वाणी में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो हवा में, ठोस द्रव या गैस किसी में भी जो पार्टिकल्स हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट या कंपन जो भी है वो साउंड भी माना जाएगा उनकी दृष्टि से, हमारी वैखरी। लेकिन वैखरी से पहले भी साउंड, वो क्या है? मैंने बोला आपके कान के पर्दे तक गया, ये आज की भाषा में साउंड वेव हो गई। पार्टिकल्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्रेशर हुआ, एक प्रेशर क्रिएट हुआ हवा में। लेकिन कान के पर्दे से मस्तिष्क तक जो गई ध्वनि वो किस रूप में गई? इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में गई।
साइंस की परिभाषा वहाँ दूसरी होगी, फिर नहीं, साउंड की परिभाषा इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में गई। ये रेडियो वेव जाती हैं, वो भी ध्वनि को लेके जाती हैं। वो डिस्प्लेसमेंट किस में होता है? न ठोस में होता है, न ठोस हो, न वायु हो, हवा हो, वायु नहीं कहूँगा, हवा, गैस और तरल भी न हो, वहाँ भी रेडियो वेव जाती है। कान के पर्दे में भी ये नहीं है कि पर्दे से आगे, वहाँ स्पेस में होता है। स्पेस में वाइब्रेशन हो रहा है, उसको हमारे यहाँ कहते हैं मध्यमा वाणी। उसका मीडियम स्पेस है। स्पेस क्या है उसकी चर्चा बाद में आ जाएंगे जब आप पूछेंगे, क्योंकि और तीसरा फिर आगे चले, मस्तिष्क तक पहुंचा। मस्तिष्क मांस का पिंड है, वो तो सुन नहीं सकता, वो आगे किसी को देता है, माइंड को देता है, मन, जिसको हमारे मनस्तत्व कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन को दिया, मन इलेक्ट्रिक सिग्नल को भी नहीं जानता, वो किसी और रूप में उस वाणी को ग्रहण करता है, उसका नाम है पश्यंती। वहां जो फ्लक्चुएशन या डिस्प्लेसमेंट होता है, फ्लक्चुएशन होता है, वो मनस्तत्व में होता है। लेकिन मन भी जड़ है, सुनने वाला तो आत्मा है। उपनिषद कहता है ऐसा दृष्टा स्पष्टा श्रोता ज्ञाता मनता बोधा। वो श्रोता है, वो किस रूप में सुनता है वाणी को? उसको मन का डिस्प्लेसमेंट से कोई जरूरत नहीं उसको, आत्मा को। वो परावाणी, परावाणी में जो परावाणी किस में चलती है? वो परम प्रकृति में ही चलती है। इसका अर्थ है कि प्रकृति में जो हलचल हुई, फ्लक्चुएशन हुआ, वो एक वाणी का रूप था, सबसे सूक्ष्म रूप था, सबसे अव्यक्त रूप था। इसको हम नहीं देख सकते। रेडियो वेव को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी देख लिया, फ्रीक्वेंसी नाप लिया, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फोटोन को हम देख नहीं सकते। फोटोन दिखा सकता है दूसरों को, हम उसको नहीं देख सकते। फोटोन को नहीं देख सकते, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी और उसका तो बहुत कम है, तो उसको हम देख ही नहीं सकते। उसके कार्यों को, उसके प्रभाव को अनुभव करते हैं। प्रभाव को अनुभव करने के आधार पर हम कहते हैं रेडियो वेव है, ये दूसरी वेव है, लाइट रेज है, उनका प्रभाव दिख रहा है हमें। तो वैसे ही प्रकृति में जो वेव चली उसका नाम है परावेव। और परा सबसे पहले सबसे छोटा ही शब्द उत्पन्न होगा। आज का साइंस विस्फोट से मानता है, विस्फोट से कोई निर्माण नहीं होता, विनाश तो हो सकता है विस्फोट से। आप भी कोई काम विस्फोट से नहीं कर सकते। कोई भी काम करेंगे धीरे धीरे करेंगे, स्पीड बढ़ा सकते हैं आगे। ऐसा नहीं चाहे मोटरसाइकिल चला दे एकदम 500 की स्पीड से शुरू हो जाए फिर 100 पर आ जाए, ऐसा नहीं हुआ। शुरू में तो धीरे धीरे चलेगा ना। कोई भी क्रिया देखिए, शरीर में भी देखिए, किसी में भी देखिए, पहले धीरे होगा। सबसे हल्का कंपन हुआ, वही कंपन ओम रश्मि, पराओ। तो यहां ये पता चला कि सारी सृष्टि हलचल का परिणाम है, और संपूर्ण हलचल वाणी के 4 रूपों का 4 रूप है। सभी प्रकार की हलचल है। जहां भी क्रिया में ध्वनि अवश्य है। हम सुन पाए या नहीं सुन पाए वो अलग बात है। साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हर पार्टिकल्स साउंड वेव छोड़ रहा है। जॉन ग्रेविन की पुस्तक है 10 क्वेश्चन टू 10 नेक्स्ट 10 ईयर्स, येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर फिजिक्स के। डार्क मैटर के पार्टिकल्स हैं, उनमें भी साउंड वेव उत्पन्न होती है। वो ये भी कहते हैं कि जो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन था उसमें जो फ्लक्चुएशन हुआ वो साउंड वेव के कारण हुआ, ये भी मानते हैं साइंटिस्ट। इसका अर्थ वो भी साउंड वेव मानते हैं, और रेडियो वेव तो है ही, वो भी साउंड वेव ही है। लेकिन प्रकृति में ये दोनों ही नहीं होंगे। तो एक ऐसे ही वेव, आज की भाषा में वेव कहें, जो भी कहें, मैं उसको स्पंदन कहना उचित समझूंगा। स्पंदन, तो स्पंदन से सृष्टि बनी है, और वही स्पंदन रश्मि कहलाता है। एक स्पंदन से दूसरे स्पंदन आगे ओम हुआ, फिर भू भुवस्व हुए, महाजन तप सत्यमी हुए,
फिर बाद में और शब्द बने, ऐसे करके संपूर्ण सृष्टि वेद मंत्रों से बनी है। ये वैदिक रश्मि सिद्धांत। जो चारों वेदों मंत्र हैं, या कुछ कई और उनकी शाखाओं में कुछ अलग भी मंत्र हैं, थोड़े बहुत ब्राह्मण ग्रंथों में भी है मंत्र जो संहिताओं में नहीं है, वो भी ब्रह्मांड में है। उन मंत्रों से, उन ध्वनियों से, उन वाइब्रेशन से, उन स्पंदनों से ये पदार्थ कंडेंस हुआ। कंडेंस होने के लिए स्पंदन चाहिए। दही में से मक्खन निकालने के लिए आपको स्पंदित करना ही पड़ेगा, दही को मथना पड़ेगा। दूध में अगर क्रीम निकालेंगे तो भी स्पंदित करना पड़ेगा उसको। तो स्पंदन का नाम ही रश्मि है, मंत्र है, और उन स्पंदनों से प्रकृति कंडेंस हुई, महतत्व बना, महतत्व कंडेंस हुआ, अहंकार बना, मन बना, फिर बाद में दूसरे पदार्थ बने। इसका नाम है वैदिक रश्मि थ्योरी। कोई ब्रह्मांड में ऐसा पदार्थ नहीं या वेद नहीं है। हम केवल सोचते हैं वेद एक गाने की चीज है, बोलने की चीज है, प्रवचन की चीज है, ज्ञान है, पर ज्ञान का माध्यम तो भाषा ही होगा ना। परमात्मा ने ऋषियों को ज्ञान दिया, तो आप मुझे ज्ञान दें तो भाषा में देंगे ना, किसी भाषा में। और भाषा लयबद्ध होगी, लयबद्ध स्पंदनों से ही सृष्टि बन सकती। लयबद्ध स्पंदन केवल और केवल छंद हो सकते हैं। गद्य में मैं बोल रहा हूं, ये चर्चा, इससे वो स्पंदन नहीं हो पाएंगे जो मैं गाऊंगा या वेद पाठ करूंगा, उसके स्पंदन ही अलग होंगे। तो वैदिक छंदों से सृष्टि बनी। सारे लोकांत, सारे पार्टिकल्स, स्पेस, सब कुछ उनसे बना। ये वैदिक रश्मि सिद्धांत है, और उनसे ही सब चल भी रहा है। ईश्वर का क्या रोल है? ईश्वर का रोल ये है कि ईश्वर उस प्रकृति वाला जो मैटर था, इनिशियल स्टेट था, उसको स्पंदित करता। ओम रश्मि सीधा ईश्वर से जुड़ी है, फिर आगे ओम रश्मि काम करती है। ओम रश्मि ऐसे मानिए प्रकृति घोड़ा है तो ओम रश्मि लगाम है, और ईश्वर घुड़सवार है। वो इस लगाम से उस घोड़े को, प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है, और जहां चाहता है ले जाता है, जो बनाना चाहता है बनाता है। ये वैदिक रश्मि सिद्धांत है संक्षेप में। इसमें भी दो प्रश्न ये भी उठ सकते हैं। एक तो जैसे आपने बोला कि विस्फोट से विनाश हो सकता है, निर्माण नहीं, और उसमें भी विस्फोट की गति पहले बहुत तेज थी, बाद में धीमी होती है। एक प्रश्न तो ये उठता है कि फिर जो हम गैलेक्सीज जो स्वतः एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से बिग बैंग थ्योरी एस्टेब्लिश होती है, तो उसको आप फिर इस थ्योरी में कैसे देखते हैं? क्यों हम गैलेक्सीज को दूर जाता देखते हैं? और प्रथम प्रश्न तो यही है, इसके बाद मैं दूसरा प्रश्न करूंगा। ली स्मोलिन ने एक पुस्तक लिया, ट्रबल विद फिजिक्स। उसमें फिजिक्स की ट्रबल्स लिखी है, उनमें ये भी एक एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, एक बहुत बड़ी समस्या है। जहां तक देखने की बात है तो गैलेक्सियों को दूर जाते न तो किसी ने देखा, न कोई देख सकता। रेड शिफ्ट देखा था, अनुभव किया था किसने? एडविन हबल ने 1920 में। तो रेड शिफ्ट के और भी कई कारण हो सकते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि विस्फोट तो हुए हैं, इसको तो हम ही मानते हैं, और विस्फोट में दूर जाएगा भी। जैसे सौर मंडल विस्फोट से बना, गैलेक्सी भी विस्फोट से बन सकती है, या कई विस्फोट से। लेकिन वो विस्फोट इनिशियल स्टेट नहीं है। जो बिग बैंग वाले मानते हैं कि वहां से प्रारंभ होता है काल, स्पेस टाइम वहां से प्रारंभ होता है, या सृष्टि वहां से प्रारंभ होती है, पहले कुछ नहीं था, हम उसको गलत मानते हैं। ऐसा नहीं कि विस्फोट हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ भी हिरण्यगर्भ में विस्फोट है, हिरण्यगर्भ। जो अंडा में विस्फोट मानते हैं, वो भी बड़े बड़े कॉस्मिक क्लाउड हैं। लेकिन कॉस्मिक क्लाउड बनने से पहले तो बहुत कुछ बन चुका था। कॉस्मिक क्लाउड थे, इसका अर्थ पार्टिकल भी थे, इसका अर्थ वेव भी थी। कोई भी पार्टिकल इटर्नल नहीं हो सकता, वेव भी इटर्नल नहीं हो सकती। तो इनके बनने की प्रक्रिया तो किसी को मालूम नहीं है, कोई सोचता भी नहीं है। फोटोन कभी बना है, इस पर साइंस कभी विचार ही नहीं करता। इलेक्ट्रॉन कभी बना है, ये विचार भी नहीं करता।
तो ये विस्फोट से सृष्टि का प्रारंभ मानना गलत है, लेकिन विस्फोट से सौरमंडल आदि बनना सही है। तो प्रारंभ में जब बनेंगे तो कुछ दूर भी जाएंगे। दूसरी बात यह है, जो रेड शिफ्ट की बात करते हैं, एक टाइड लाइट का कॉन्सेप्ट भी है साइंस में, जिसको बिग बैंग वाले इसलिए स्वीकार नहीं करते, उनका बिग बैंग थ्योरी खंडित हो जाएगी कि फोटोन की एनर्जी कम भी हो सकती है लंबी यात्रा में, वो स्वीकार नहीं करते क्योंकि बिग बैंग धराशायी हो जाएगी। असल में लेमेत्र नाम के एक पादरी था, एस्ट्रोनॉमर भी था, उसने सबसे पहले कल्पना की थी। एक पादरी की बात को सिद्ध करने के लिए सारी दुनिया बिग बैंग के पीछे पड़ गई। मूल वहां से प्रारंभ होता है। कुछ नहीं से बन जाना चाहिए, क्योंकि बाइबल में कुछ नहीं से सब बन गया। बाइबल कुरान में कुछ नहीं था, उससे सब कुछ बन गया। उसको सिद्ध करना है कि कुछ नहीं से सब कुछ बन गया। ये मूल भावना तो ये है। आज बिग बैंग के विरुद्ध भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, इसके विरुद्ध भी बहुत सारे आर्टिकल आपको नेट में मिल जाएंगे। आवास मित्र हैं, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट थे। 2004 अगस्त 25 में मैं उनसे सबसे पहले मिला था, क्योंकि जो उन्होंने ब्लैक होल पर उस समय उनका एक आर्टिकल पेपर प्रकाशित हुआ था कि जनरल मेंटेनेंस में, तो उन्होंने जो बात कही थी उससे मिलती जुलती बात मेरी भी थी। मैंने बिग बैंग के विरुद्ध में पेपर प्रस्तुत किया था वर्ल्ड कांग्रेस ऑन वैदिक साइंसेज बेंगलोर में अगस्त 2009 को। 25 को मैं उनसे मिलने गया, क्योंकि 2 साइंटिस्ट ही मुझे ले गए थे मुंबई। एक भाभा के साइंटिस्ट रिटायर्ड थे, एक एडिशनल चीफ इंजीनियर थे NPCIL में। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने वही रिसर्च किया जो आप कर रहे हैं। आश्चर्य हुआ तो मिले। तो आवास मित्रा जी के ये बहुत सारे आपको पेपर मिल जाएंगे नेट पर। स्पेस एक्सपेंड नहीं हो रहा, यूनिवर्स एक्सपेंड नहीं हो रहा। बिग बैंग के समर्थन में बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे, और बिग बैंग नहीं हुआ इसके भी समर्थन बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे। दोनों के अपने दावे हैं, दोनों के अपने ऑब्जर्वेशन हैं, दोनों के अपने मैथ है, फिर भी 2 विरोधी धाराएं चल रही हैं। स्टेडी स्टेट थ्योरी वो एक और धारा चल रही है। आवास मित्रा जी की इटर्नल यूनिवर्स की एक अलग धारा चल रही है। सभी रिसर्च पेपर हैं और इंटरनेशनल जर्नल में छपते हैं। सभी तो सत्य नहीं हो सकते। तो हमें यह सोचना है कि ये सभी जितने भी चल रहे हैं वो शुरू कहाँ से हो रहे हैं। इटर्नल वाला तो कह के छुट्टी कर देगा कि तो हमेशा से है, पर उनके सामने भी प्रश्न हम खड़ा करते हैं। हमेशा से है वो क्या है? हमेशा से क्या ये धरती हमेशा से है, या सूर्य हमेशा से है, या गैलेक्सी हमेशा से है, या इनके जो कंट्रीज हैं मॉलिक्यूल हमेशा से हैं, या एटम हमेशा से है, या सब एटॉमिक पार्टिकल हमेशा से है? क्या हमेशा से है? क्या इटर्नल क्या है? तो इनका तो दौड़ फोटोन पर, इलेक्ट्रॉन पर, क्वार्क पर जाके रुक जाती है। इससे आगे इनकी न दृष्टि है न गति है, और इनमें से कोई भी इटर्नल नहीं है, ये हम सिद्ध कर सकते। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये इटर्नल से शुरू ही नहीं होता। तो विस्फोट होंगे, हुए, वो बाद में हुए, न कि सबसे पहले। दूसरी बात, बहुत दूर गैलेक्सियों से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई आ रही है, उसके मार्ग में कितनी फील्ड आए। अच्छा, फील्ड तो प्रभावित करता है फोटोन को। स्पेस कर्वेचर की जो बात की जाती है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि मास फोटोन को प्रभावित करता है, उसका मार्ग बदल देता है। मार्ग बदलेगा, निश्चित ही उसकी एनर्जी पर भी प्रभाव पड़ेगा। हम मार्ग बदलें, कोई बाहरी फोर्स होगा भी हमारे मार्ग को बदल सकता है। तो फोर्स जैसे हम पे लगेगा तो हमारे भी पैर डगमगाएं तो सही कुछ, वैसे इलेक्ट्रॉन पर निश्चित प्रभाव पड़ेगा। तो गैलेक्सी मान लीजिए 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर से आ रही है, कोई फोटोन उस गैलेक्सी से आ रहा है जो 1 करोड़ दूर प्रकाश वर्ष दूर से कोई गैलेक्सी,
कितने मैसिव ऑब्जेक्ट आए होंगे, कितने तारे आए होंगे, कितने ग्रह उपग्रह उनके फील्ड आए होंगे, कितने गैलेक्टिक सेंटर भी आए होंगे, उनके फील्ड का क्या उस फोटोन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये सोचते हैं कि फोटोन किससे बना नहीं है तो निकलेगा इसमें से क्या, ये मानते हैं फोटोन एक यूनिट है, क्या कहते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी, क्वांटा। पैकेट ऑफ एनर्जी का अर्थ क्या होता है, हम किसी पैकेट में मान लीजिए सेब एक पैकेट में रख दें, तो पैकेट तो हो गया बाहरी आवरण, एक तो हुआ, एक उसमें जो अंदर रखा है, अंदर रखा हुआ अगर एक ही होता तो पैकेट की जरूरत नहीं रहती, बांधने की जरूरत क्या पड़ेगी। बांधने की जरूरत इसलिए है कि कई सेब हैं बिखर नहीं जाए। अगर एनर्जी पैकेट है, इसका मतलब एनर्जी की कुछ यूनिट्स अंदर हैं, कई हैं जो पैकेट बना रखा उसको, सिंगल तो नहीं है। सिंगल को पैकेट नहीं कह सकते, ये कहते हैं सिंगल यूनिट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो पहले तो एनर्जी को डिफाइन करना पड़ेगा, एनर्जी क्या होती है। हमारी वैदिक रश्मि सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक फोटोन में 360 प्रकार की छंद रश्मियां होती, वेद मंत्र, प्राण रश्मियां, मरुद रश्मियां, 360 प्रकार, संख्या नहीं 360 प्रकार। वो तो कितने हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं, करोड़ों भी हो सकते हैं। तो ये एक पैकेट है। अब इनसे पूछे वो पैकेट को बांधता कौन है, उसका बाहरी आवरण किसका है, उनको नहीं पता, हम बताएंगे। इसको त्रिष्टुप छंद रश्मि बांधती है, सूत्रात्मक वायु बांधता है, उसमें पैकेट बंधा हुआ है, उसमें से कुछ निकलता भी है, स्पेस में से कुछ उसमें आता भी है, ये चलता रहता है। तो निश्चित रूप से उसकी कुछ एनर्जी कम हो जाती है। जो पदार्थ बनता है उसमें से डिके कुछ न कुछ होता ही है समय के साथ। करोड़ों वर्षों में करोड़ों प्रकार के फील्ड से टकराने के बाद भी, करोड़ों प्रकार के पार्टिकल से टकराने के बावजूद भी उसकी एनर्जी उतनी ही बनी रहे, संभव नहीं है। पर बहुत ज़्यादा डिके नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं होता, पर अवश्य कुछ होता है। तो कुछ तो जो विस्फोट के समय कहीं मान लो एक सौर मंडल बन रहा हो, वहाँ जब जाएंगे वो लोग दूर जाएंगे तो उनसे आने वाला प्रकाश, और दूसरा पृथ्वी घूम रही है, गैलेक्सियां भी घूम रही हैं, हमारा सूर्य भी घूम रहा है, सभी घूम रहे हैं। उसके बाद हम कैसे कह सकते हम दूर नहीं जा सकते, किसी से दूर जा भी सकते। जब सभी घूम रहे हैं तो स्थिर दूरी तो है नहीं कि सभी एक जगह रखे हुए हैं, तो उसका भी प्रभाव होगा, बहुत सारी फील्ड्स का प्रभाव होगा। फील्ड छंद रश्मियों से बने होते हैं, छंद रश्मियों से फोटोन बना होता है, उसमें आपस में इंटरेक्शन होगा, कुछ निकलेगा, कुछ आएगा, एक्सचेंज होगा। उन कई कारणों से भी इसकी एनर्जी कम हो सकती है, जिसको हमने सोच लिया कि डॉपलर इफेक्ट है, ये सब दूर जा रही। आचार्य जी, इसमें जैसे अभी चर्चा हमारी हो रही थी कि प्रत्येक थ्योरी जो भी हम लेते हैं, साइंटिफिक थ्योरीज लेते हैं, तो वहाँ पर किसी ना किसी प्रकार की लिमिटेशन पे हम पहुँचेंगे, और उस लिमिटेशन पर चर्चा करने जाएंगे तो उत्तर नहीं रहता है, निरुत्तर हो जाते हैं। जो वैदिक रश्मि थ्योरी है, जिसमें हम प्रकृति तक जाते हैं और उसके बाद ईश्वर को मानते हैं, तो उस लिमिटेशन को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि ईश्वर पर भी प्रश्न उठाया जा सकता है कि ठीक है, प्रकृति तक आपने डिकोड कर लिया, फिर प्रकृति में जो प्रथम स्पंदन है यदि वो ईश्वर कर रहा है तो वो ईश्वर कहाँ से आया? इस पर भी चर्चा हो सकती है। ये भी एक लिमिटेशन वैदिक रश्मि थ्योरी की बिल्कुल देखी जा सकती है। तो इस पर आप क्या तर्क रखते हैं? हमें ये मूलभूत प्रश्न पर आना होगा कि इटर्नल पदार्थ कौन सा हो सकता है। निश्चित रूप से कोई तो इटर्नल है, कुछ भी इटर्नल नहीं है तो फिर ये मानेंगे कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई, कुछ नहीं था और सब हो गया। कुछ नहीं से सब नहीं हो सकता, कुछ नहीं से कुछ भी नहीं हो सकता, समझ रहे? नथिंग से एवरीथिंग तो क्या, नथिंग से समथिंग भी नहीं हो सकता। तो कोई पदार्थ ऐसा मानना पड़ेगा जो इटर्नल है, पर वो हो कौन सा सकता है? उसका पहला शर्त है कि उससे सूक्ष्म कोई पदार्थ नहीं हो,
उस पदार्थ में एक रास्ता हो, एक जैसा हो। जैसे अभी आज की भाषा में देखें, इलेक्ट्रॉन इटर्नल है, इसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन इटर्नल है। आप तो साइंस के हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कोई अंतर नहीं है, केवल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का ही अंतर है। मास का अंतर नहीं है, चार्ज की जो मात्रा है उसका भी अंतर नहीं है। ये अंतर क्यों है? क्वार्क भी इटर्नल है। अब क्वार्क भी इटर्नल, डाउन भी, सभी को इटर्नल, उनके एंटी पार्टिकल भी इटर्नल और फोटोन भी इटर्नल। दो पदार्थों में अंतर क्यों होता है, पहले हमें ये विचार करना पड़ेगा। एक नमक रखा हमारे पास, नमक की डली है, क्रिस्टल है, और एक मिश्री का क्रिस्टल है। दोनों को दूर से हम नहीं पहचान सकते कौन नमक है कौन सा मिश्री है। एक नमकीन है, चख के देखेंगे मीठा है। इन दोनों में अंतर क्यों है? क्योंकि इन दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है, इनके कंटेंट में अंतर है। शक्कर के, मिश्री के कंटेंट्स अलग हैं और नमक के कंटेंट्स अलग हैं। NaCl नमक है तो शक्कर NaCl नहीं हो सकता। NaCl वो हुआ तो वो भी नमकीन ही होगा। इसका अर्थ हुआ कि किन्हीं दो पदार्थों में गुणों में अंतर केवल इस कारण हो सकता है कि उनके कंटेंट में अंतर है, उनके स्ट्रक्चर में अंतर है। अगर ये नहीं होता तो उनके प्रॉपर्टीज भी अलग अलग नहीं हो सकते थे। अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। इसका अर्थ यह है कि इनके कुछ कंटेंट्स हैं जिनको हम नहीं जानते। इलेक्ट्रॉन क्वार्क के कंटेंट्स अलग हैं जिनको हम नहीं जानते। क्वार्क एंटी क्वार्क के स्ट्रक्चर में अंतर है, कंटेंट में अंतर है, जिसको हम नहीं जानते। फोटोन इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर में अंतर है, कंटेंट में, इसलिए उनको हम नहीं जानते। हमने इनको मान लिया इटर्नल, हम इनको मान लिया एक यूनिट। ये हमारी सबसे बड़ी भूल हुई, जिसके कोई कंटेंट नहीं है। जैसा मैंने एक बार और कहा था कि कंटेंट भी हो, मान लीजिए, लेकिन उनमें आपस में कोई इन्फॉर्मेशन है, वो जुड़े नहीं हो एक दूसरे से, तो इटर्नल हो सकते हैं। एक सोफा सेट है, मान लीजिए एक कुर्सी, ये इटर्नल है, इसके कोई कंटेंट नहीं, एक यूनिट है, तो 6 अलग अलग वो इटर्नल हो सकते हैं। लेकिन 6 को पैकेट वो बांधे, वो पैकेट इटर्नल नहीं हो सकता। क्वार्क एक पैकेट है, इलेक्ट्रॉन एक पैकेट है, फोटोन एक पैकेट है जिसमें बंधा हुआ पदार्थ है। उसमें जो बंधे हुए पदार्थ हैं उनमें आपस में इंटरेक्शन है, आपस में इंफॉर्मेशन जा रही है, जिसके कारण ही उनके गुणों में अंतर है। तो ऐसे पदार्थ इटर्नल नहीं है। अब जाए प्रकृति में। प्रकृति क्यों इटर्नल है? प्रकृति को जो 30 नाम मैंने बताए उसमें से एक नाम एक रस भी है, एक भी है। ये महादेव जी ने कहा है, नित्यम एक अणुव्यापी, महाभारत में है ये। भीष्म पितामह ने ये उपदेश दिया है, जो बाणों की सरसैया पर लेटे हैं तब उपदेश दिया, उसमें भीष्म ये महादेव जी को उपदेश भी दिए, बताए उन्होंने। एक प्रकृति एक है। अब वो प्रकृति एक, आप सांख्य दर्शन पढ़े, आप कहेंगे सत्व रज तम 3 है, प्रकृति एक है ही नहीं, उसका संघात है। 3 ये कण नहीं है। ये बड़ी भ्रांति हो गई हमारे यहाँ वैदिक विद्वानों में, बड़ी भ्रांति है कि ये तीनों कण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। कह रहे हैं गुण और वैसे कह रहे हैं कण है। किसी भी शास्त्र में प्रकृति को त्रिकणा नहीं कहा, त्रिगुणा कहा है। उसके 3 गुण हैं। फिर कहेंगे 3 गुण है तो द्रव्य का है, द्रव्य का नाम तो प्रकृति बता रहा हूं। सेब में कई गुण है, मीठा भी है, खट्टा भी है, और भी कई रस हो, और भी कुछ रस हो सकते हैं, लेकिन सेब एक है, उसके गुण 3 है। सेब पदार्थ एक है, हालांकि एक पदार्थ नहीं है, उसके वह कंटेंट है। एक सामान्य स्थूल उदाहरण दिया है। वैसे प्रकृति एक रस पदार्थ है जो सब जगह भरा था, आज भी है प्रकृति, ऐसा नहीं सब प्रकृति यूनिवर्स में बदल गई। वो प्रकृति सब जगह भरी थी, उसके 3 गुण थे जो संघात की बात है, साम्यावस्था है शब्द का, साम्यावस्था।
सम्यक रूप से हनन हो गया जिसमें संघात। संघात का अर्थ एक तो है कि मिल गई, और दूसरा अर्थ है कि सम्यक रूप से हनन हो गया जिसमें, सम्यक रूप से नष्ट हो गए हैं जो, या निष्क्रिय हो गए हैं जो। तीनों प्रकार के गुण जिस अवस्था में पूर्ण निष्क्रिय हो चुके होते हैं वह इन तीनों गुणों की साम्यावस्था कहलाती। तो महाप्रलय में तीनों गुण पूर्ण निष्क्रिय हो चुके हैं। इसका अर्थ हुआ कि प्रकृति एक शांत, एक ऐसा द्रव्य है जिसमें न कोई रूप रस गंध स्पर्श है, न कोई गति है, न शब्द है, उस समय कोई नहीं, न कण है, न तरंग है, न ऊर्जा है। वो पता इटर्नल हो सकता है, और उसी के कंडेंस होने से अन्य पदार्थ बनते हैं। इसकी अनिवार्यता है, इसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि चेतन से जड़ नहीं बन सकता, जड़ से चेतन नहीं बन सकता। जड़ से जड़ बनेगा लेकिन अपने आप नहीं बनेगा। चेतन की आवश्यकता, चेतन की आवश्यकता, और चेतन के कोई कंटेंट ही नहीं होते, इसलिए वो इटर्नल है। जीव, आत्मा और परमात्मा दोनों इटर्नल। तो इटर्नल तीन होंगे, तीन के बिना सृष्टि बन ही नहीं सकती। तो वहां हम इसलिए इटर्नल कह, प्रश्न यहां ये नहीं उठ सकता क्योंकि हमारी जो तीनों सत्ताएं हैं, ईश्वर जी, प्रकृति, ये किसी कंटेंट से मिलके नहीं बने, इसलिए इटर्नल हैं, और इनको इटर्नल होना ही सृष्टि की अनिवार्यता है, नहीं तो सृष्टि हो ही नहीं सकती। ये तो है कि सृष्टि है, अगर सृष्टि है तो किसी पदार्थ से बनी है। जिस पदार्थ से बनी है, अंतिम पदार्थ जिसके कोई कंटेंट नहीं हो, वो इटर्नल हो सकता है। जो इलेक्ट्रॉन या आज के इटर्नल पार्टिकल, उनसे प्रकृति की तुलना संभव नहीं है, क्योंकि इनके सबके गुण अलग अलग है, वो एक रस है, वो एक है। गुण होंगे तो गुण शांत, निष्क्रिय होने चाहिए, बिल्कुल निष्क्रिय। यदि गुण शो हो भी रहे हैं किसी एलिमेंट्री पार्टिकल में, तो इसका अर्थ ये है कि वो एलिमेंट्री नहीं है, एलिमेंट्री नहीं है। इसका वो और भी गुण किसी शो हो रहे हैं तो एलिमेंट्री नहीं है। ये एक पैराडॉक्स आ जाता है। इसमें चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी जो वैदिक रश्मि थ्योरी है, क्या ये इस थ्योरी से, जैसे कि हम अभी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग में बहुत ढेर सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि जैसे न्यूट्रिनो स्टार्स हैं, पल्सर्स हैं, ब्लैक होल हैं, तो क्या आपकी थ्योरी में भी ऐसे कोई और ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप क्लेम करते हो या बताते हो कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है, या अभी जो मॉडर्न साइंस में ही बताया गया है कि ब्लैक होल है, जैसे आपकी ब्लैक होल पर भी चर्चा है, उस पर हम थोड़ा बात करेंगे। आपके हिसाब से यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज़ आप बताते हो जो मॉडर्न साइंस को काम करना चाहिए, जिस पर जो मॉडर्न साइंस को ना पता हो? मॉडर्न साइंस को नहीं पता ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मॉडर्न साइंस यही नहीं जानता कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उस पर काम करना चाहिए। मॉडर्न साइंस ये भी नहीं जानता कि दो चार्ज पार्टिकल आपस में रिपल से अट्रैक्ट क्यों होते हैं। उसमें वो जो एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स की थ्योरी देते हैं। एक्सचेंज में मैं आता हूँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, बीच में एक्सचेंज किसका हो रहा है? वर्चुअल फोटॉन्स का। हाँ, वर्चुअल फोटॉन। तो वर्चुअल फोटॉन कहाँ से प्रकट हुए? इनके बीच में वर्चुअल फोटोन को पता था कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, मैं भी आ जाऊँ बीच में, इनके बीच में एक्सचेंज करने के लिए फोर्स का। और वर्चुअल फोटोन के कंटेंट वो कहाँ से पैदा हुआ, उसका कोई कौन सा मटेरियल है जिससे वो बन गया? तो वो कहते हैं वैक्यूम एनर्जी से बन गया। वैक्यूम एनर्जी कोई नहीं जानता क्या है। अगली बात, पहले फोर्स था कि फील्ड था? ये वर्चुअल फोटोन का एक्सचेंज होना, ये फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड होते हैं। तो फील्ड पहले हुआ कि फोर्स पहले हुआ? अगर फील्ड पहले तो फील्ड कहाँ से आ गया, और फोर्स पहले तो बिना फील्ड के फोर्स कहाँ से आया? ये क्वांटम फील्ड थ्योरी पर प्रश्न है। दूसरी बात, वर्चुअल फोटोन में तो कोई चार्ज नहीं होता ना। पहले उसको वर्चुअल कहना ही ठीक नहीं। जब फोर्स वर्चुअल नहीं है, फोर्स एक्चुअल है, तो उसका पार्टिकल वर्चुअल कैसे हो गया? फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो एक्चुअल है कि वर्चुअल है? वो तो एक्चुअल है ना, कम समय के लिए रहता है। हाँ, फोर्स तो रहता है, लेकिन वो पार्टिकल कम समय के लिए रहता है। कम समय के लिए रहता तो ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल हैं जो कम समय के लिए रहते हैं।
आप देखें तो इसलिए वर्चुअल नहीं कह के एक्चुअल पार्टिकल है, उनका लाइफ टाइम बहुत कम है, ये लाइफ है। टाइम कम। अच्छा, अब फोटोन, जो वर्चुअल फोटोन, उसमें कौन सा चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन वो पॉजिटिव की ओर भी जा अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव की ओर भी अट्रैक्ट हो रहा है। एक्शन तो जब ही होगा ना जब कोई फोर्स काम कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, किसको? न्यूट्रल फोटोन को, और नेगेटिव वाली अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन साइंस क्या कहता है? विपरीत चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां कौन सा फोर्स काम कर रहा है? तो क्वांटम फील्ड थ्योरी अधूरी है। हमारी वैदिक रश्मि थ्योरी बताती है कि जिस कंटेंट से, जिस पदार्थ से, जिन रश्मियों से पार्टिकल बना, पॉजिटिव और नेगेटिव, उन्हीं से वह भी बना है न्यूट्रल वाला। केवल मात्रा में अंतर है, कौन सी रश्मियां हैं उनमें अंतर है, पर दोनों ही रश्मि से बने हैं। जो पदार्थ एक ही तरह के मटेरियल से बने होते हैं वे ही एक दूसरे के प्रति इंटरेक्शन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उनमें अंतर हो सकता है। मैं स्पेस को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, हाथ से नहीं पकड़ सकता मैं स्पेस को, लेकिन मेरा जो मास है वो थोड़ा सा कर सकता है। तो जब ये पदार्थ, मैं जो है हवा को नहीं पकड़ सकता, मैं अपने जैसे, मैं ठोस हाथ है मेरे, तो मैं किताब पकड़ सकता हूं। तो दोनों जो एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, इसका अर्थ है कि दोनों के अंदर कुछ सेम चीज हैं। दोनों में से कुछ रश्मियां निकल रही हैं। अच्छा, कोई किसी को अट्रैक्ट करता भी नहीं है, उसमें से रश्मियां निकलती हैं, वे रश्मियां मिलती हैं। मान लीजिए दो आयन मिल गए, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या वास्तव में मिलते हैं? कोई पूरा स्पर्श नहीं कर सकता। इसमें ठोस दिख रहा है, आप तो साइंस के जानते हैं कि इनके बीच में जितना खोखलापन है कि अगर हम उस खोखलेपन को देख लें तो दिखेगा ही नहीं, माइक वाइक कुछ नहीं दिखेगा। बहुत दूर दूर कण बिखरे देखेंगे, मॉलिक्यूल्स, एटम्स वगैरह, उनके बीच में फिर भी अट्रैक्शन हो रहा है। वो रश्मियां ही हैं जो उनको बांधे हैं। जैसे कुछ बड़े बड़े पिंडों को बीच में रस्सों से बांध दें, रस्से अदृश्य है, रस्सियां अदृश्य, हम देखेंगे सब बंधे हुए काम करेंगे, लेकिन बंधे वास्तव में एक दूसरे से टच नहीं होते, कोई भी दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकता ब्रह्मांड में। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी, हमारी क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है कि पॉजिटिव चार्ज प्राण रश्मियों की प्रधानता वाला पार्टिकल है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मरुद रश्मियों की प्रधानता वाला पार्टिकल है। यूँ तो प्राण मरुद दोनों में ही है, क्योंकि प्रधान मतलब उसमें उसकी अधिकता ज़्यादा है। जिसमें जो ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है तो कम की ओर जाती है, अपने आप ही स्वभाव है। प्राण अधिक है तो जिसमें प्राण कम है उधर वो स्वाभाविक रूप से डिस्चार्ज होंगे। लेकिन उससे डिस्चार्ज करने से पहले भी हर क्रिया सृष्टि में प्रयोजन से हो रही है। निष्प्रयोजन और व्यर्थ कोई क्रिया नहीं हो रही। हर क्रिया के पीछे एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस काम कर रही है। उसको वो लोग मानते नहीं, जानते नहीं वाला आता है, उसी को हम ईश्वर नाम देते हैं। वो इंटेलिजेंस चाहती है कि यहाँ नमक बनाना है, NaCl मिला करके इनको मिलाना है, नमक की ज़रूरत है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला करके पानी की ज़रूरत है, बनाया। ऑक्सीजन मिला करके ऑक्सीजन गैस बना दी, ज़रूरत है, बनाया। या क्वार्क मिला करके प्रोटॉन बनाने की ज़रूरत है, बनाई। तो एक इंटेलिजेंस काम करती है, ईश्वर की इंटेलिजेंस। तो उसी इंटेलिजेंस के अनुसार ओम रश्मि सबसे पहले प्रेरक है। उसी के अंदर इंटेलिजेंस होता है ईश्वर का। हर पार्टिकल्स के अंदर, हर वेव्स के अंदर, रश्मि के अंदर ओम रश्मि वो चाहेगी कि यहाँ भूभुव स्व प्रकट हो। वो उसमें से मरुद रश्मियों को बाहर खींचेंगे, प्राण रश्मियों को इधर बाहर खींचेंगे। उस समय बहुत सारी और मंत्र रूपी रश्मियां, छंद पैदा होंगे। फिर स्पेस जो है, पॉजिटिव के चारों ओर भी स्पेस है, नेगेटिव चार्ज जो है, स्पेस को चार्ज भी प्रभावित करता है। रिचर्ड पी फाइनमैन ने लिखा है
लेक्चर ऑन फिजिक्स में, जैसे मास प्रभावित करता है वैसे चार्ज भी प्रभावित करता है। तो जैसे दरी पे बैठे हो उधर सभी, और हम नीचे से दरी खींच लें तो अपने आप ही हमारे साथ आ जाए, हमारे पास हम इनको पकड़ने की जरूरत नहीं, दरी को खींच लें। तो वो जो रश्मियाँ हैं वो स्पेस को खींचती हैं। एक रश्मि स्पेस को खींचेगी एक तरफ की, दूसरी रश्मि और दूसरी वाली वो स्पेस पे चिपकी हुई है, तो दोनों पास में आ जाते हैं। ये वैदिक क्वांटम फील्ड थ्योरी। इसमें कितने ही प्रकार की रश्मियाँ पैदा होती हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के 40वें अध्याय में करोड़ों करोड़ों स्पंदन होते हैं, तब कोई पार्टिकल बनता है, 2 पार्टिकल मिलते हैं मतलब। तो ये वैक्यूम एनर्जी से बनते हैं। वैक्यूम एनर्जी छंद रश्मियों से भरी हुई है, छंद और प्राण रश्मि से, ये वैक्यूम एनर्जी है। तो जब तक कोई पदार्थ एक जैसे पदार्थों से मिलकर नहीं बनोगे तब तक उनमें कोई अट्रैक्शन, रिपल्सन, कोई इन्फॉर्मेशन, इंटरेक्शन हो ही नहीं सकता। इसमें आचार्य जी आप एक तो ये चर्चा इतने विषय है कि और समय भी कम है, मैं स्वयं सोच रहा हूँ किन प्रश्नों को आपके समक्ष रखूँ। फिर से कभी आप मुझे समय दीजिएगा क्योंकि बहुत ढेर सारे प्रश्न ऐसे हैं और चर्चा बहुत ही अच्छी जा रही है। आचार्य जी, जो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, जो जिज्ञासा बहुत बढ़ाता है, एक तो ये कि जो हमारा यूनिवर्स है, हम जितना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की भी बात कर ले, जितना हम जानते हैं उसमें स्पेस बहुत है, मैटर तो ना के ही बराबर दिखता है। और इनफैक्ट ऐसा दिखता है कि हमें लगता है कि अगर एक ईश्वर है भी तो उन्होंने स्पेस को बहुत बर्बाद किया है कुछ चीज़ों को बनाने के लिए। अच्छा। हमें ऐसा लगता है। लेकिन बाद में ये भी पता चला कि स्पेस या जो वैक्यूम है हम उसको एम्प्टी भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब डार्क एनर्जी की बात हुई, जब फिर डार्क मैटर की बात हुई, उसके बाद क्वांटम फील्ड की बात हुई कि स्पेस को वैक्यूम समझना भी सही नहीं है। हर जगह पर कुछ ना कुछ, जैसे आपने बोला वर्चुअल पार्टिकल्स जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं। तो ये तो मॉडर्न साइंस के भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमें 5-6% चीज़ें जो हैं यूनिवर्स में, जो मैटर है, वो हम समझते हैं। उसके अलावा तो अदृश्य पदार्थों की बात होती है, बस उनके हम इफ़ेक्ट्स जानते हैं लेकिन हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। इसमें वैदिक रश्मि थ्योरी में स्पेस क्या है? स्पेस जिसको आज कहा जाता है कि स्पेस कर्व भी होता है, एक्सपेंड भी हो रहा है, डिस्टॉर्ट भी होता है। जो डिस्टॉर्ट होता है कोई पदार्थ, कर्व होता है, एक्सपेंड होता है, वो निश्चित रूप से कोई पदार्थ है, उसके कोई कंटेंट है, तभी गुण शो कर रहा है। अगर कंटेंट नहीं होंगे तो डिस्टॉर्ट क्या होगा? क्या है वो डिस्टॉर्ट? होता क्या है? ज्यामिति। क्या ज्यामिति? ये भ्रमित करने वाली बातें हैं कि वो टाइम और स्पेस एक ज्यामिति है। वो ज्यामिति भी तो किसी की होगी। हमारे यहाँ आकाश नाम है, और आकाश 2 प्रकार का है। एक तो शून्य आकाश जिसमें सारा भरा हुआ है, ईश्वर भी उसमें, प्रकृति सब उसमें है, वो तो कोई पदार्थ नहीं है, वो तो खाली जगह है। एम्प्टीनेस, जिसको अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं एम्प्टीनेस। एक है स्पेस, आकाश महाभूत, वो उत्पन्न होता है, वो डिस्टर्ब होता है, कर्व भी होता है, कंडेंस भी होता है, एक्सपेंड भी होता है, वो आकाश महाभूत है। जरा सोचिए, जो कहते तारों के चारों ओर स्पेस कर्व है, तो लाइट आती है, जनरल रिलेटिविटी कहती है कि लाइट वहाँ थोड़ी झुक जाती है कर्वेचर के कारण। लेकिन उनसे पूछें कि कर्व जो होता है वो क्या होता है? उसका पाथ कर्व हो गया, रोड कर्व हो रहा है, रोड की मटेरियल से बना इसलिए कर्व हो रहा है। रोड मटेरियल से नहीं बना तो कर्व कैसे होता? रोड मटेरियल से बना है तो वो कर्व हो गया, डिप हो गया, कहीं ऊंचा हो गया, कहीं पुल आ गया। अगर वो पदार्थ ही नहीं है तो क्या डिप होगा, क्या पुल आएगा, क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो वैसे स्पेस कर्व हो रहा है, इसका अर्थ है कि किसी से बना है। तो जो पदार्थ किसी से बना है उस पदार्थ के कंटेंट्स हैं, और हमारे यहाँ कंटेंट्स हैं स्पेस के। ब्राह्मण ग्रंथों का कहना है सर्वागति याजुषी हैव शश्वत, सभी प्रकार की गतियां यजु छंद रश्मियों में ही होती हैं। स्पेस, ये जो छंद रश्मि है, 7 प्रकार की तो जानते हैं सब, गायत्री, बृहति, अनुष्टुभ, उष्णिक, त्रिष्टुभ, पंक्ति, जगति, 7 है।
लेकिन 7 के 8 प्रकार और होते हैं। दैवी, आसुरी, याजुषी, सामनी, आर्ची, आर्षी, ब्राह्मी और याजुषी, प्राजापत्या। तो ये इनमें अक्षरों का अंतर होता है। दैवी गायत्री में एक ही अक्षर होता है। अक्षर मतलब अक्षर से यहाँ केवल स्वर का ग्रहण करेंगे, व्यंजन का नहीं। आर्षी गायत्री में 24 अक्षर होते हैं जो अपन बोलते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यं 24 है। तो इन अक्षरों से ही उनके गुणों में अंतर होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या से एटम के गुण बदल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या से, प्रोटॉन की संख्या से, वैसे अक्षरों की संख्या से छंदों के गुण बदल जाते हैं, रश्मियों के गुण बदल जाते हैं। तो स्पेस याजुषी रश्मियों का एक जाल है। वो भी याजुषी रश्मियां, अंतिम रश्मि त्रिष्टुप है, उसमें याजुषी गायत्री भी है, याजुषी अनुष्टुप उसमें ज़्यादा होती हैं, उसमें प्राण भी है, उसमें अपान भी है, उसमें सूत्रात्मक वायु है। इसके एक यूनिट्स आपस में जुड़ी रहती हैं सूत्रात्मक वायु से। लेकिन जुड़ी कैसे रहती हैं? उसमें फोटोन जा रहा है तो आराम से निकल जाए, कोई उनमें रेजिस्टेंट नहीं हो, प्रतिरोध नहीं होगा, आराम से निकल जाएंगे। तो वही स्पेस जब कर्व हो जाता, डिस्टॉर्ट हो जाता या कंडेंस हो जाता है तो वो अवरोध भी पैदा करता है, और वो अवरोध ही कर्वेचर और उसके रास्ते को बदल देता है। अगर वहाँ कंडेंस नहीं होता तो वो फोटोन सीधा हमारे पास सीधी रेखा में आता। तो आकाश वैदिक छंद रश्मियों, प्राण रश्मियों का जाल है, जिसको नेट की तरह दिखाते तो चित्र में अवश्य है कि कर्व ऐसे हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि दिखाने के लिए है, दिखाने के लिए वास्तव में है। दूसरी बात और, एक मास वाला ऑब्जेक्ट मास वाले ऑब्जेक्ट को ही तो इंटरैक्ट करेगा या बिना मास वाले को करेगा? जैसे चार्ज वाले को इंटरैक्ट करता है। तो जब बिना चार्ज वाले की बात हुई तो हमने कहा कि नहीं, फोटोन है उसमें भी विद्युत होती है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, दोनों के कंटेंट्स, दोनों के अंदर वही रश्मियां हैं, कुछ अंतर से एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है, वो भी न्यूट्रल चार्ज है। विद्युत सब जगह है। इलेक्ट्रिसिटी उनकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है, हमारी परिभाषा है, जिसमें आकर्षण है, जिसमें प्रतिकर्षण है, जिसमें कोई भी बल है, उसका नाम विद्युत है। जिसमें दीप्ति है, प्रकाश है, इल्यूमिनेशन है, उसका नाम विद्युत है। ये परिभाषा इलेक्ट्रिसिटी की नहीं है, साइंस में नहीं जानते। अब जैसे न्यूट्रल चार्ज को आकर्षित इसलिए क्या कि उनके कंटेंट्स में कुछ समानता है, पूरी नहीं, पूरी होती तो एक जैसे हो जाते। वैसे ही कोई फोटोन अगर स्पेस को प्रभावित कर रहा है या मास स्पेस को प्रभावित कर रहा है, इसका अर्थ है कि स्पेस में भी मास है। मास वाले ऑब्जेक्ट में जो कंटेंट हैं उनमें से कुछ स्पेस में भी हैं, इसलिए उनका आपस में इंटरेक्शन है, नहीं तो हो ही नहीं सकता था। और जो स्पेस में है वो फोटोन में भी है कुछ कंटेंट, इसलिए आपस में इनका इंटरेक्शन है। तो मास एक पदार्थ है जो वैदिक छंद रश्मियों से मिलकर एक जाल अनुमान, अब जाल भी नहीं कहते, थ्री, वो तो सारे सब जगह फैला हुआ है। तो एक ऐसा पदार्थ, ऐसा जाल माने जैसे ये जाल है, ऐसा चारों तरफ होता, 3 डायमेंशनल होता, तो आकाश बन जाएगा। रश्मियों से बना है, उनकी यूनिट रश्मियां ही हैं, एक तरह की नहीं, कई प्रकार की। साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहा होगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये पॉडकास्ट कॉइनस्विच ने स्पॉन्सर किया है, तो यदि आपको क्रिप्टो फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करना है, फाइनेंसेस को बेटर मैनेज करना है, तो आप कॉइनस्विच पर ट्रेड कर सकते हैं। यदि आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती है तो आपको यहाँ पर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आपके बिहाफ पर टॉप ट्रेडर्स इन्वेस्ट करते हैं। साथियों, सुनहरा मौका है जहाँ पर कॉइनस्विच पर आपको 1% का कैशबैक भी मिलता है और 30 दिन के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। कॉइनस्विच भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही सेफ और ट्रस्टेड ऑप्शन भी है। मैंने कॉइनस्विच की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जरूर डाउनलोड करें। चलिए अब पॉडकास्ट के अंतिम भाग पर चलते हैं। इसमें बस एक अंतिम प्रश्न मैं लूंगा कि जो अदृश्य पदार्थों की बात होती है, जिसको हम डार्क मैटर कहते हैं, या डार्क एनर्जी की बात होती है, जो स्पेस एक्सपेंशन की बात होती है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? हमारे यहाँ इसको असुर ऊर्जा बोलते हैं।
जिसका महर्षि आनंद ने अर्थ किया, महर्षि आनंद का अर्थ अप्रकाशित वायु। जो वायु पंचभूतों में जो वायु तत्व है, वायु तत्व ऐसा है जो दिखता नहीं, जिनसे अग्नि तत्व बनता है, फोटोन बनता है। अग्नि तत्व का अर्थ फोटोन, और वर्तमान के एलिमेंट्री पार्टिकल अग्नि तत्व में आएंगे। तो वायु तत्व अदृश्य दो प्रकार के पदार्थ हैं। एक प्रकार के तो वो हैं जो सृष्टि निर्माण में काम नहीं आ रहे, लेकिन उसको होल्ड किए हुए हैं, जिसको डार्क मैटर कहते हैं। आज जो डार्क एनर्जी की बात करते हैं, गैलेक्सी दूर भागे, गैलेक्सी दूर भागे नहीं भागे, परंतु दो पदार्थों के बीच में गैप करने में अदृश्य यही एनर्जी काम करती है। जैसे मैंने कहा, दो कण कभी एक दूसरे टच नहीं कर सकते। एक तारा टूट के दूसरे तारे में गिर जाए तब भी वो उनके पार्टिकल्स तो अलग ही रहेंगे, वो मिल नहीं सकते कभी नहीं। तो उनके बीच में जो गैप करने का काम, इसका नाम वो काम करते हैं असुर ऊर्जा, जिसको आज डार्क अप्रकाशित ऊर्जा, डार्क एनर्जी कह लीजिए। तो उनकी डार्क एनर्जी, डार्क मैटर में दो प्रकार के पदार्थ आते हैं। एक तो वे जिनमें जो इस सृष्टि के काम नहीं आ रहे, केवल होल्ड रखने में काम आ रहे हैं, मास बढ़ा रहे हैं बस, और मास को देखते हुए ही उन्होंने डार्क मैटर की कल्पना भी की है। दूसरे वो हैं जिनसे फोटोन बना है, जिनसे मूलकण बने हैं, वो वैदिक भाषा में देव पदार्थ है, असुर पदार्थ नहीं है। वैदिक भाषा में डार्क पदार्थ नहीं हो, लेकिन हमारे लिए डार्क है, क्योंकि हम उनको नहीं देख सकते। हमारी आंखें तो इलेक्ट्रॉन को भी नहीं देख सकती, तो हमारे लिए वो भी डार्क है। हमारी आंखें तो फोटोन भी नहीं देख सकती, फोटोन दिखा देगा लेकिन वो स्वयं नहीं, तो वो भी हमारे लिए डार्क है। तो ये माने कि जो पदार्थ विजिबल मैटर वो है जिससे गैलेक्सीज बनी हैं, पार्टिकल्स बने, और जिससे नहीं बने हैं वो डार्क है। तो जिनसे पार्टिकल बने वो उनके साइंस के लिए तो वो डार्क ही है, हमारे लिए वो डार्क नहीं है। लेकिन एक असुर पदार्थ जो मैंने 8 बताए छंद, असुर छंद रश्मियां, उनमें आसुरी भी, आसुरी से जो पदार्थ बने हैं वो भी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी में आते हैं। वो पदार्थ दो पदार्थों के विस्फोट में भी काम करते हैं, वो ऊर्जा उनमें बीच में गैप में भी काम करती है। ये दोनों जब मिलेंगे एक सीमा आएगी, बस यहीं तक मिलेंगे, बीच में डार्क एनर्जी आ जाएगी। उनकी डार्क एनर्जी अलग है, उनकी आती है कि नहीं आती है, हमारी असुर ऊर्जा आ जाएगी, इसके आगे नहीं मिलने देगी। एक अपान वायु आ जाएगी, अपान रश्मि, वो भी आ जाएगी, मिलने नहीं देगी। मिल गया तो सारा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा, सब मिल जाएगा। तो इनका परस्पर दूर रहना और परस्पर निकट आना, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। तो आकाश एक पदार्थ है जो वैदिक रश्मियों से बना है, और डार्क मैटर, डार्क एनर्जी वर्तमान भाषा में जो है वो असुर रश्मियों से मिलकर बना है। और दूसरा, प्राण रश्मियां छंद रश्मियों से मिलती हैं। एक स्त्री का काम करता है, एक पुरुष का काम करता है। इनके मिलने से आगे दूसरी रश्मियां या पार्टिकल्स बनते हैं। अगर प्राण रश्मियां छंद रश्मियों से नहीं मिली तो वो डार्क एनर्जी असुर ऊर्जा में बदल जाएंगी, असुर ऊर्जा के रूप में काम करेंगी। भले वो विजिबल ऊर्जा है एक प्रकार से, लेकिन उनसे नहीं मिलेंगी तो वो काम नहीं कर पाएंगे, असुर ऊर्जा में बदल जाएंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो छंद रश्मियाँ सारी आसुरी को छोड़ करके सभी विजिबल हैं, देव पदार्थ हैं, लेकिन साइंस की भाषा में वो डार्क मैटर ही रहेगा, डार्क एनर्जी रहेगा, क्योंकि उनका फंक्शन उनको दिखता नहीं है, उनके प्रभाव उनको नहीं दिखते। उनको फोटोन का प्रभाव दिखता है, लेकिन फोटोन के कंटेंट है उनका प्रभाव उनको नहीं दिखता, क्योंकि उसके लिए उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं। कोई भी टेक्नोलॉजी या तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से अनुभव कराएगी या फोटोन के माध्यम से अनुभव कराएगी। तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन को किसके माध्यम से अनुभव करेंगे? क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, हो भी नहीं। ऋषि तो अंत प्रज्ञा से देखते थे, उनके पास इनसे भी सूक्ष्म चीज थी जिससे वो अंदर प्रवेश हो जाते थे, वो था मन। समाधिस्थ मन इनके अंदर भी प्रवेश कर सकता है, फोटोन के अंदर भी कर सकता है, क्वार्क के अंदर भी कर सकता है, स्ट्रिंग के अंदर भी कर सकता है, तो वो जान लेगा उसकी रचना को।
लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट जो मेटल से बने हैं, मटेरियल से बने, वो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। उनके प्रभाव जरूर देख सकते हैं और इस पर प्रयोग हो भी सकता है। ये तो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी इतना ही कहते हैं। हमारे यहाँ तो 11 प्रकार का डार्क मैटर के वेद, ये पुस्तक है विशाल जी की, वेद विज्ञान आलोक के में से ये लिए हैं उन्होंने विषय और समझाया बहुत सरल भाषा में। इसमें 11 प्रकार के डार्क मैटर दिए, ये मैं आपको दूंगा। और फोर्स साइंस कितना मानता है? 4 फंडामेंटल फोर्स। हमारे वैदिक रश्मि सिद्धांत में 9 फंडामेंटल फोर्स, वो भी इसमें दिए हैं। जैसे मैं कह रहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? और पॉजिटिव और नेगेटिव जिनसे बने हैं उन कंटेंट्स के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? वो तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो नहीं होंगे, नहीं, वो दूसरे फोर्स होंगे। 9 प्रकार के फोर्स, 9 प्रकार के फोर्स अगर साइंस जान लेगा ना तो फिजिक्स बदल जाएगा। मैंने एक बार पेपर में पढ़ा था कि साइंटिस्ट 5वें प्रकार के फंडामेंटल फोर्स की खोज में है। अगर वो मिल गया तो फिजिक्स बदल जाएगी। तो 9 का पता चलेगा तब क्या होगा फिजिक्स का। इसलिए फिजिक्स डायनामिक है, बदल रही है, क्योंकि कुछ जान लिया, बहुत जानना बाकी है। ऋषि लोग साधना के द्वारा, समाधिस्थ मन के द्वारा सूक्ष्म पदार्थों में प्रवेश करके इनको जाना करते थे और उसी से जानते थे जिसने सृष्टि को बनाई है, जिसने सृष्टि को बनाया ईश्वर, और वही सबसे ज़्यादा जानता है। जो हमारे पास मन है, हाँ। और जो सृष्टि का एक जो मन तत्व की बात होती है कि वो उन दोनों में कुछ समानता है, कुछ कनेक्शन है जो ऋषि उसी प्रकार से समानता बिल्कुल है, एक ही चीज़ है। बस हमारा मन हमारे कंट्रोल में है, समष्टि मन ईश्वर के कंट्रोल में है। जब कोई बहुत बड़ा योगी इस मन को उस मन से जोड़ देगा तो कुछ भी जान सकता है, कहीं का भी जान सकता है। इसमें मेरी खुद की एक क्यूरियोसिटी है, समय बहुत कम है। इसमें आचार्य जी तन्मात्राएं क्या होती हैं? तन्मात्राएं उनका सूक्ष्म रूप। अच्छा। पृथ्वी का सूक्ष्म रूप, अच्छा। जल का सूक्ष्म रूप। पृथ्वी का अर्थ नहीं है, हमने वेद विज्ञान आलोक में इसको बरसा। पंच महाभूतों के विषय में जहाँ भी हमने देखा तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, आकाश को स्पेस कहा गया, वो तो ठीक है, लेकिन वायु को एयर कहा, अग्नि को फायर कहा, जल को वाटर कहा, पृथ्वी का अर्थ कहा, ये गलत है। अच्छा। पृथ्वी का अर्थ मॉलिक्यूल्स, चाहे हवा में चाहे कहीं भी है। जल का अर्थ एटम और आयंस, जिनका संयोग का तीव्र स्वभाव होता है। अग्नि का अर्थ विद्युत आवेशित वर्तमान मूलकण और फोटोन, जो बहुत तीव्र गति से गमन करते हैं, जिनमें प्रकाश होता है, आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण धारण बल होता है। और वायु का अर्थ आज की भाषा में वैक्यूम एनर्जी, डार्क एनर्जी, सारे वायु तत्व में आ जाते हैं। देखिए वीक इंटरेक्शन होता है ना, उसमें एनर्जी और मास का कंजर्वेशन रहता ही नहीं है। कितने बड़े बोसॉन, कितना हैवी बोसॉन पैदा हो जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रिनो से, जब उनमें तो बहुत कम मास होता है। कहाँ से आ जाता है बाकी मास? वो उस वैक्यूम एनर्जी से आता है, वो वायु तत्व है। वायु तत्व का समुद्र है पूरे स्पेस में, और स्पेस बना है सूक्ष्म प्राण रश्मियों से, वो बने हैं मनस तत्व से। मनस तत्व अहंकार का चरम रूप है, अहंकार मैथ का चरम रूप है, मैथ प्रकृति से बना। इसमें तन्मात्राएं कहाँ आती हैं? तन्मात्रा से आकाश की तन्मात्रा, आकाश की यूनिट होगी शब्द तन्मात्रा। अच्छा। गंध तन्मात्रा, गंध मतलब एक दूसरे टकराने की प्रवृत्ति हो जाती है। गंध का अर्थ गंध का अर्थ एक चोट मारना भी होता है, आक्रमण करना भी होता है। जब टकराव ज़्यादा शुरू हो जाता है वो गंध तन्मात्रा, और गंध गुण भी वहीं पैदा होता है और मॉलिक्यूलर स्थिति में आकर के। तो ये तन्मात्रा है। जल की तन्मात्रा एक एटम हो गया,
या आयन हो गया, जल की तन्मात्रा है, रस तन्मात्रा बोलेंगे इसको, जहाँ से स्वाद उत्पन्न होता है। और उनकी तन्मात्रा रूप तन्मात्रा, रूप गुण है फोटोन का, तो वो फोटोन वो रूप तन्मात्रा हो गई, ये तन्मात्रा होगी, ये तन्मात्रा है, मतलब उस महाभूत का सबसे छोटा रूप। अच्छा, तो समय लगभग समाप्त हो चुका है। आचार्य जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं, आपका भी धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया, हम तो आए थे अपने दूसरे काम के लिए। नहीं, मुझे ये पता था आप आने वाले हो, तो मैं पहले से ही आपकी टीम से बोल के रखा था कभी भी आचार्य जी आए, भले ही 1 घंटे का समय दे, आप तो 2 घंटे का मुझे दिए। तो मेरी टीम और मैं, हम सभी आभारी हैं आपसे। चर्चा के विषय तो बहुत हैं मेरे पास, लेकिन समय का अभाव है। फिर कभी आप फिर आएंगे तो फिर आप हाँ, फिर से हम कुछ चर्चाएं करेंगे। तो आप इस चर्चा से जुड़े, आपका धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।